नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं राजन सर आपका स्वागत करता हूं अपने नए चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में बच्चों एपी बोलते हैं। हिंदी में इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो आपको पता है पहले मैं उसके बेसिक से स्टार्ट करता हूं। तो आज भी पहले हम इस चैप्टर की डेफिनेशन समझेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। हम किसे बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी बेटा बोलते किसको है। सबसे पहले डेफिनेशन की ओर जाते हैं, फिर वन बाय वन करके पहले मैं आपको रूल समझाऊंगा। 3 या 4 रूल समझाने के बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। फिर आप देखना मोस्टली क्वेश्चन जो वो रूल्स आपको बताऊंगा, अगर वो रूल्स आपको क्लियर है तो मोस्टली क्वेश्चन उन्हीं रूल्स के बेस पर आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले डेफिनेशन से कि एपी होता क्या है, समांतर श्रेणी बोलते किसे हैं। तो रूल नंबर 1, सबसे पहले आपको अपनी फेयर कॉपी में एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले लिखना है बेटा रूल नंबर 1। क्या लिखोगे बेटा? व्हाट इज एपी। व्हाट इज एपी, हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? एपी क्या है, क्या होता है एपी और किसे कहते हैं एपी। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे पहले समझाता हूं, क्योंकि एग्जांपल आपको सारे डाउट्स क्लियर कर देगा कि एपी होता क्या है। देखिए, बचपन में जब आप बहुत छोटे थे बहुत ज्यादा पिटे होंगे, 2 के टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल याद करने के लिए बहुत ज्यादा पिटे होंगे। आपको याद होगी सारी बातें। बच्चों स्टार्टिंग से ही जब हम टेबल पढ़ते हैं तो टेबल क्या है, ये एक्चुअल में 2 का टेबल, जो आप 3 का टेबल, ये 4 का टेबल जो पढ़ते हो, ये वास्तव में क्या है? ये एपी है। क्यों? क्योंकि इनके बीच नंबर्स के गैप जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इनके बीच जैसे आप 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हो, 2 का टेबल पढ़ रहे हो, तो हर बार 2 का ही गैप होता है। तो जिन सीरीज में, जिन सीक्वेंस में नंबर का गैप इक्वल होता है उसे हम एपी कहते हैं। जैसे आप 2 का टेबल पढ़ते हो तो पहले क्या लिखते हो? आप लिखते हो 2 लिखते हो, फिर 4 लिखते हो, 6 लिखते हो, 8 लिखते हो, 10 लिखते हो एंड सो ऑन। आप कितना भी लिख लो हमेशा 2 का गैप होता है। तो जब गैप बराबर होता है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबर का गैप जो है वो इक्वल हो, ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबर का गैप इक्वल हो। अब मान लो कोई 5 का टेबल पढ़ रहा है तो पहले आप क्या लिखोगे भाई? आप लिखोगे 5, फिर लिखोगे 10, फिर लिखोगे 15, फिर लिखोगे 20, फिर लिखोगे 25 एंड सो ऑन। आप लिखते जाओ तो हर बार 5 का गैप ही तो लोगे। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें नंबर का गैप इक्वल हो उसे हम एपी कहते हैं। जरूरी टेबल हो, मैं कुछ और भी एग्जांपल ले सकता हूं। जरूरी कि हर बार टेबल हो, मैं कुछ और भी एग्जांपल ले सकता हूं कि हो सकता है कि वो 5 हो, उसके बाद 15 हो, देन 25 हो, फिर आपके पास 35 हो। आप देखो इनके बीच नंबर्स का गैप इक्वल है। 5 के बाद 15, 10 का गैप है। 15 के बाद 25, 10 का गैप है। 25 के बाद 35, फिर से 10 का गैप है। तो ऐसा सीक्वेंस जब नंबर्स के गैप जो होते हैं, इनके बीच जो डिफरेंस है, इनके बीच जो गैप है बच्चों, वो इक्वल होता है। तो ऐसी सीरीज, सिंपल डेफिनेशन, ऐसी सीरीज जब नंबर्स के गैप इक्वल हो, ऐसी श्रेणी जब नंबरों के बीच का गैप बराबर हो, जब नंबर के बीच का जो गैप है वो इक्वल हो, कांस्टेंट हो, आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो। When there is the constant difference between the consecutive number, लगातार नंबर के बीच में बराबर का गैप हो, जो सिंपल आपको समझ में आए। जब नंबर के बीच में बराबर संख्याओं का गैप होता है तो हम उसे एपी कहते हैं, उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। बेटा क्या आपको एग्जांपल से क्लियर हो गया? तो कोई भी ऐसा एग्जांपल दूं जिसमें आप देखना कि नंबर्स के गैप जो है वो इक्वल हैं, उसे हम एपी बोलेंगे। अब ये नंबर का गैप होता क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात। हम जो ये था रूल नंबर 1 था, इसमें आपने पढ़ा एपी होता क्या है। तो एपी का मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया कि ऐसी श्रेणी जिसमें नंबर्स के बीच का जो गैप होता है वो इक्वल होता है। इनके बीच जो गैप होंगे वो इक्वल होंगे, चाहे जितने मर्जी आप लिख लो। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आते हैं, तो इसे हम बोलेंगे बेटा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 आपको समझाना चाहता हूं कि रूल नंबर 2 क्या है। मान लीजिए कि आपके पास एक एपी है, मान लीजिए कि मेरे पास एक एपी है। एपी क्या है, मैं सिंपल लेके चलता हूं कि मेरे पास 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है एंड 20 है। ये मेरे पे एपी है। आपको दिख रहा होगा एपी के फॉर्म में, क्योंकि 5-5 का गैप है, यहां 5 का गैप है, यहां भी 5 का गैप है, यहां भी 5 का गैप है। तो क्योंकि 5-5 का गैप है तो मुझे पता है ये एपी है। इस एपी के अंदर हमें पता होनी चाहिए 2 चीज जो सबसे ज्यादा मायने करता है पूरे चैप्टर में। वो क्या है सर जी? सबसे पहले फर्स्ट टर्म।
फर्स्ट टर्म क्या होता है सर? आपको बार बार एग्जाम में बोला जाएगा कि इसका फर्स्ट टर्म बताओ। फर्स्ट टर्म हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा पहला पद। क्या बोलते हैं बेटा? पहला पद। इंग्लिश बोलते हैं बेटा फर्स्ट टर्म, और इसको डोनेट करते हैं हम ए से। याद रखना, आज के बाद अगर मैं ए लिख दूं तो उसको बोलोगे फर्स्ट टर्म, पहला पद। ए फॉर एप्पल ही नहीं होगा, ए फॉर एप्पल के हम आगे निकल चुके हैं बेटा। बचपन में ए फॉर एप्पल पढ़ा था, उसे आप साइड कर दो, बहुत आगे निकल चुके हैं। ए फॉर फर्स्ट टर्म, अगर मैथ में अगर आपसे कोई भी पूछ ले ए का मतलब, तो ए फॉर फर्स्ट टर्म होगा, पहला पद होगा। फर्स्ट टर्म का मतलब जो पहले नंबर पर है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म इसका 5 होगा, क्योंकि 5 सबसे पहले है, तो इसको ए बोलते हैं। और एक होता है बेटा कॉमन डिफरेंस। क्या होता है बेटा? एक होता है बेटा कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस सर जी, कॉमन डिफरेंस को बेटा डी से डिनोट करते हैं। हिंदी में बोलते हैं सामान्य अंतर, या आप सिर्फ अंतर लिख सकते हो, ठीक है? या तो आप सामान्य अंतर बोलते हैं, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि सिर्फ डी से डिनोट करते हैं। अगर आपने डी लिख दिया तो इसका मतलब यह है कि आप सामान्य अंतर फाइंड कर रहे हो। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब है इन नंबरों के बीच का गैप। तो आपको दिख रहा होगा इन नंबरों के बीच का गैप जो है वो 5 का गैप है, 5 का गैप है, 5 का गैप है। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो यहां पे 5 होगा। मेन ये दो चीज आपको आना चाहिए, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आई रिपीट, ये दो चीज आपको आना चाहिए। एक को बोलते हैं बेटा ए, एक को ए से डिनोट करते हैं, एक को डी से डिनोट करते हैं। अब पूरे चैप्टर में ये फॉलो होगा, जहां भी ए लिखूंगा वहां आप समझना फर्स्ट टर्म की बात हो रही है, और जहां डी लिख लूंगा वहां समझना कॉमन डिफरेंस की बात हो रही है। डी को निकालने का फॉर्मूला भी होता है। अगर आपको डैक पता है तो डैक लिख दो, मार्क्स नहीं करते। जैसे मुझे पता है 5 का गैप था, इस क्वेश्चन में मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल था। 5, 10, 15, 20, मुझे पता है 5 का डिफरेंस है, तो मैंने D5 लिख दिया। आप चाहो तो इसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो डी का एक फॉर्मूला भी होता है। डी का फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1। A2 मतलब दूसरे में से पहले को माइनस कर दो, दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर दो। तो दूसरा टर्म क्या था? दूसरा टर्म देखो 10 था। दूसरा टर्म इसे बोलेंगे पहला टर्म, इसे बोलेंगे दूसरा टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इसे टर्म से बोलते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, ऐसे चलता रहता है। लास्ट में आता है एंड टर्म, जिसे हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, जो आप आगे जाके पढ़ोगे। तो डी निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, A2 - A1। A2 मतलब सेकंड टर्म, यानी जो दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पे 10 है, पहले नंबर पे 5 है। A1 मतलब पहले नंबर पर, A2 मतलब दूसरे नंबर पर, A1 मतलब पहले नंबर पे। बेटा 10 में से 5 करोगे तब भी तो 5 ही आएगा ना। तो अगर आपको डैक पता है तो आप डैक लिख दो, मार्क्स नहीं कटेंगे। आप चाहो तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो A2 - A1, यानी सेकंड टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर देंगे तो डी आ जाएगा। मेन चीज आपको ये दो चीज आपको बिल्कुल याद रखना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से, एंड कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं डी से। फर्स्ट टर्म होता है जो सबसे पहले नंबर पर है, और कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है नंबर के बीच का गैप। अब इसका क्या यूज है, हम क्यों पढ़ रहे हैं फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस? ये देखिए रूल नंबर आपको 3 में समझ में आएगा। तो यहां लिखता हूं बेटा रूल नंबर 3, यहां से आपका रूल नंबर 3 स्टार्ट होता है। जरा मेरी बात बहुत आराम से समझना बेटा, एक एक चीज को फॉलो करना है, एक एक बात को समझना है। बेटा सुनो मेरी बात, मान लीजिए बच्चों कि आपके पास ये एपी, आपने अभी भी एक एपी लिया था। क्या लिया था? 5 लिया था, 10 लिया था, 15 लिया था, उसके बाद 20 लिया था, एंड सो ऑन लिया था। आपको पता है इनको बोलते क्या है? इसको बोलेंगे, सबसे पहले वालों को बोलेंगे बेटा फर्स्ट टर्म, इसको A1 से डिनोट करते हैं। इसका मतलब इसे फर्स्ट टर्म बोलेंगे। इसे बोलेंगे बेटा A2, इसका मतलब सेकंड टर्म हो गया। A2 इसको बोलेंगे कैसे? सेकंड टर्म। चाहे आप हिंदी मीडियम भी हो चाहे इंग्लिश मीडियम भी हो, आपको सेकंड टर्म बोलना है। वैसे हिंदी में बोल सकते हैं दूसरा पद, लेकिन बोलते हैं आजकल इंग्लिश में, तो सेकंड टर्म आपको बोलना है। इसे क्या बोलोगे? ये होगा आपका थर्ड टर्म, ये आपका होगा फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन। आपका लास्ट में आता है AN, जिसे हम बोलते हैं अंतिम पद, लास्ट टर्म, जो मैं आपको अगले एक्सरसाइज में बताऊंगा। अभी बस आपको इतना समझना है। इसका यह मतलब हुआ कि कल को आपको मैं A10 लिख के दे दूं, तो आपको समझ जाना है A10 का मतलब 10 टर्म। A10 का मतलब है 10वां पद, 10 टर्म। अगर मैं लिख के देता हूं A15 तो इसका मतलब है 15 टर्म। अगर मैं लिखता हूं A20 तो इसका मतलब है 20 टर्म। कोई लिखता है A50 तो इसका मतलब 50 टर्म। कोई लिखता है 100 तो इसका मतलब 100 टर्म। और कोई लिखता है आपका 10 तो इसका मतलब 10 टर्म। क्या आपको समझ में आ गया बेटा इन सब का मतलब क्या होता है? जो पहले नंबर पे होगा वो आपका फर्स्ट टर्म होगा, जो सेकंड होगा वो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, एंड सो ऑन, लास्ट तक चलता रहेगा। ये रूल नंबर 3 आपको याद रखना है।
रूल नंबर 4 पे आते हैं बेटा। एक एक चीज को, ये सब क्या है, रूल क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एपी, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे नहीं आ गए। हम डायरेक्ट एक्सरसाइज कभी भी स्टार्ट करते ही नहीं। आप कोई भी वीडियो देख लेना मेरा, मैं पहले बहुत कॉन्सेप्ट को लेके चलता हूं, ताकि कल को अगर बुक के बाहर का भी क्वेश्चन आ गया तो मेरा बच्चा ये नहीं कहे सेवा में श्रीमान सविनय निवेदन ये है कि मुझे तो ये क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि बुक के बाहर का है। बुक का हो, बुक के बाहर का हो, एनसीईआरटी का हो कि प्रीवियस ईयर का हो, मायने नहीं करता, मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं करता। आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ लो, प्रीवियस 15 ईयर का पेपर उठा लो, आप उस कॉन्सेप्ट से बाहर का क्वेश्चन आप ढूंढ नहीं पाओगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। रूल नंबर 4 पे आता हूं। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है कि मान लो बच्चों आपके पास एक एपी है, मैं फिर से एक एपी लेके चलता हूं। इस बार थोड़ा एपी को बदल देता हूं, बार बार एक ही एपी लेता हूं तो आपको हो सकता है कि गंदी आदत ना पड़ जाए। मैं एक बार एपी को बदल देता हूं कि मेरे पास क्या है, मेरे पास 3 है, उसके बाद मान लो 13 है, उसके बाद 23 है, फिर आपके पास 33 है। इस प्रकार मैं एपी ले लेता हूं, 3, 13, 23, 33, एक एपी ले लिया। अब आपको दिख रहा होगा एपी है क्योंकि 10-10 का गैप है सबके बीच। बच्चों अब आपको ध्यान से सुनना एक एक चीज। अब बताओ इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा? तो फर्स्ट टर्म आप लिखोगे 3 होगा क्योंकि सबसे पहले नंबर पे 3 है। मैं कहता हूं आपसे कॉमन डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस क्या होगा? डी क्या होगा? तो आप सिंपल क्या करोगे, 13 में से 3 को माइनस कर दोगे, आपका आंसर 10 आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट माइनस कर सको तो डायरेक्ट लिख दो, नंबर नहीं करते, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। और अगर फॉर्मूले से करना है, इसी चीज को मैं फॉर्मूले से भी कर सकता हूं। कैसे? लो, जिन बच्चों को फॉर्मूले से करना है वो फॉर्मूले से समझ लो। डी का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा A2 माइनस A1। A2 मतलब सेकंड नंबर पे जो है, सेकंड नंबर पे 13 है, और A1 मतलब जो फर्स्ट नंबर पे 3 है बेटा। तो 13 में से 3 माइनस करोगे 10, अब भी आपका आंसर 10 आएगा। तो सर जी ए और डी तो आपने पहले ही समझा दिया था, दोबारा क्यों समझाने चलो सर जी? ए और डी तो आपने पहले ही समझा दिया था। नहीं, मैं यहां ए और डी नहीं समझा रहा, मैं कुछ और समझाने जा रहा हूं, वेट करो। सुनिए बेटा, ये एपी है जिसमें 3, 13, 23 और 33 मुझे दिया हुआ था। अब आपसे बोलेगा कि अगर ये एपी है, दिख रहा आपको एपी है, तो बताओ इस एपी में 10वें नंबर पे क्या आएगा? इस एपी में अगर इसको बढ़ाते जाएं 3, 13, 23, 33, 43, 53 ऐसे बढ़ाते जाएंगे ना, तो 10वें नंबर पे क्या आएगा? अगर ऐसे ही नंबर करते जाए तो 10वें नंबर पे क्या आएगा? 10वें नंबर का मतलब है 10 टर्म पूछ रहा है। बच्चों मैं आपको बताता हूं, कोई सा भी टर्म निकाला जा सकता है एपी से, कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। 10वां टर्म तो बहुत छोटी बात है, मैं 2 करोड़वां टर्म भी निकाल सकता हूं। बिल्कुल सिंपल तरीका है, मैं 10वां टर्म आपको दिखाता हूं कैसे निकालते हैं। अगर मान लो इसी का मुझे 10 टर्म निकालना है तो 10 टर्म का फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा a प्लस 9d। इस रूल का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी टर्म निकालना होगा, जो टर्म आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा, उसको इस प्रकार से लिखा जाता है। 10वां टर्म है तो 10वें टर्म को बोलेंगे a प्लस 9d। अब आपको केवल क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू तो पुट कर लो ही लोगे। चलिए, ए की वैल्यू क्या थी? ए आपका 3 था, प्लस की जगह प्लस था, 9 की जगह 9 था, डी आपके पास 10 था। इसको सॉल्व करोगे, 3 की जगह 3 आएगा बेटा, 9 की 10 से मल्टीप्लाई करो, आपका 90 आ गया। 3 और 90 को ऐड कर दोगे, 93 आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप लिखोगे 10 टर्म। मान लीजिए कि मैं 10 टर्म की जगह आपसे पूछता हूं 5th टर्म, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? a प्लस 4d। अब वैल्यू पुट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लो कोई मुझसे पूछा 100 टर्म, तो 100 टर्म का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? a प्लस 99d लगाऊंगा। कोई मान लो पूछा 20 टर्म, बताओ 20 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? 20 टर्म कैसे निकालूंगा? a प्लस 19d। शाबाश। तो यहां लिखूंगा बेटा a प्लस 19d, 19d। a और d की वैल्यू रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। कोई भी टर्म निकाला जा सकता है। मैं कहता हूं बेटा मुझे 4th टर्म निकाल के दे, तो 4th टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस 3d। मैं आपसे कहता हूं 7 टर्म निकाल के दो, तो 7 टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस 6d। मैं कहता हूं 1000 टर्म निकाल के दो, तो 1000 टर्म का फॉर्मूला होगा 1 प्लस 999d। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बेटा? तो कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं अगर एपी पता हो। अब तक आपने क्या पढ़ा, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं कि अब तक आपने एपी के अंदर क्या पढ़ा। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एपी होता क्या है। देखो स्टार्टिंग, देखो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करें, एपी होता क्या है? एपी वो होता है जब ऐसी सीरीज, ऐसा सीक्वेंस, ऐसे नंबर के सीक्वेंस जिनके बीच गैप इक्वल होता है, ऐसे नंबर्स के सीक्वेंस जिनके बीच गैप जो होता है वो इक्वल होता है, डिफरेंस जो होता है बराबर होता है। रूल नंबर 2 में आपने क्या पढ़ा? एक सब आपने समझा फर्स्ट टर्म क्या होता है, एक समझा कॉमन डिफरेंस क्या होता है।
फर्स्ट टर्म जो पहले नंबर पे है और डिफरेंस मतलब जो उनके बीच गैप था उसको हम डिफरेंस बोलते हैं। आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो या a2 माइनस a1 के फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हो। रूल नंबर 3 आपने क्या समझा कि पहले नंबर वाले को फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म एंड सो ऑन इस प्रकार से चला जाता है। तो इसको बोलेंगे 10 टर्म, 15 टर्म, 20 टर्म, 50 टर्म, 100 टर्म, 10 टर्म, ये बोलने का एक तरीका है, ठीक है। ऐसे ही आपसे मान लो ये एक आपको एपी दिया हुआ है, ये एपी आपको दिया हुआ है, ये एपी आपको दिया हुआ था, इसमें से आपका मैं पूछूं फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म आपका 3 है क्योंकि पहले नंबर पे 3 है। मैं पूछता हूं बेटा डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, आपका डिफरेंस आ जाएगा। अब मैं आपसे कोई भी टर्म पूछ सकता हूं, आप आंसर दे सकते हो। 10 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 90, वैल्यू पुट कर दिया आंसर। ऐसे मैं पूछ सकता हूं 5 टर्म, तो 5 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 4d, वैल्यू पुट कर लो। 100 टर्म a प्लस 99d, वैल्यू पुट कर लो। 20 टर्म a प्लस 19d, वैल्यू पुट कर लो। 4 टर्म a प्लस 3d, वैल्यू पुट कर लो। 7 टर्म a प्लस 6d, 1000 टर्म a प्लस 999d, वैल्यू पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये 4 रूल था। अगर ये 4 रूल आपको क्लियर हो जाएं तो मैं कहता हूं पहले एक्सरसाइज और पहले एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। पहले 4 रूल जल्दी से अपनी फेयर कॉपी में नोट करो, फिर हम आएंगे बेटा आपके एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। पहले से नोट कर लो, आपने 4 रूल नोट कर लिया बेटा। चलिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। इन 4 रूल के बेस पे हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है बेटा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करा है, पहले क्वेश्चन को आराम से समझना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, आपको ये बहुत सारे सिचुएशन दिया हुआ है यहां पर, तो कह रहा है इनमें से कौन सा सिचुएशन है डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व, जो इस क्वेश्चन के अंदर जो इसके पार्ट्स है जिसके अंदर नंबर जो आएंगे, मेक्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि इनमें से कौन सा केस ऐसा है जो एपी बनाएगा और क्यों बनाएगा। आपको बताना है ये जो इसके पार्ट्स हैं इनमें से कौन सा एपी है, आपको एपी बताना है कि इनमें से कौन सा एपी है, अगर है तो क्यों है, आप कैसे प्रूव करोगे। तो देखिए बेटा हमें कैसे पता लगेगा कि इनमें से कौन सा पार्ट है जो एपी बना रहा है, बड़ा सिंपल तरीका, बड़े आराम से पहले समझना आपको, धीरे धीरे पहले एक एक चीज को फॉलो करो। देखिए फर्स्ट पार्ट, मैं पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, तो यहां से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं। अब तक आपने केवल रूल सीखा है, यहां से आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। तो सभी बच्चे लिख लो बेटा एक्सरसाइज 5.1। अभी आपने केवल रूल समझा है, इस रूल के बेस पे देखो कितना मजा आएगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा पेश है, सुनिए बेटा। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, कह रहा पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए है, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए है। तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए का मतलब है फर्स्ट टर्म, इसे बोलते हैं बेटा फर्स्ट टर्म। तो जो A1 है वो आपका 15 कहलाएगा, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए। ध्यान सुनो बेटा, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज है, तो फर्स्ट टर्म आपका 15 है इस क्वेश्चन के अंदर। आगे पढ़ते हैं, आगे आगे आपसे क्या कह रहा है, एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर, और अगर आप उसके बाद जाते हो तो आपके 8 रुपए बढ़ते जाएंगे, 8 रुपीज एडिशनल, यानी पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज है, जो आप पहले किलोमीटर जाते हो उसके लिए तो 15 रुपीज है, अगर आप उसके बाद जाते हो तो पर किलोमीटर आपको 8 रुपीज देना पड़ेगा। तो मान लीजिए भाई कोई 2 किलोमीटर गया तो क्या करेगा, 15 तो दे, पहले 15 तो देगा ही पहले किलोमीटर के लिए, 8 रुपीज उसे और देना पड़ेगा, टोटल आपके हो गए 23 रुपीज। मान लो बेटा कोई 3 किलोमीटर गया तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज देगा, दूसरे किलोमीटर के लिए 8 रुपीज देगा, फिर तीसरे किलोमीटर के लिए भी 8 रुपीज देगा। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज है, ध्यान से सुनो, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज है, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज है। अगर मान लो कोई 2 किलोमीटर जाएगा तो पहले 15 रुपए पहले किलोमीटर के लिए, फिर 8 रुपीज दूसरे किलोमीटर के लिए। अब कोई 3 किलोमीटर गया तो 15 + 8 + 8, और कोई 4 किलोमीटर जाएगा तो 15 + 8 + 8 + 8, क्योंकि पहले किलोमीटर के लिए 15 फिक्स है, उसके बाद पर किलोमीटर 8 रुपए, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन में जाता है तो 23 तो यहां पे था ही, 23 में 8 ऐड कर दोगे 31। अब आपको चेक करना है कि बेटा ये एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए हमें क्या देखना होता है कि इनके बीच गैप इक्वल है या नहीं है, बस ये हमें देखना होता है। तो चलिए हम इसका डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। तो डिफरेंस निकालिए, पहले पहला डिफरेंस, हम फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं।
तो फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकालोगे? 23 में से 15 माइनस करके देखो। 23 में से अगर 15 माइनस करूंगा तो 8 आएगा। फिर आप दूसरा डिफरेंस निकाल के दिखाओ। दूसरा डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि आप 31 में से 23 को माइनस करो। 31 में से 23 को माइनस करो। 31 में से 23 को माइनस करोगे फिर 8 आएगा। क्या आपको समझ में आया बेटा क्या करा? पहले किलोमीटर के लिए आपके 8 रुपीज है, सेकंड किलोमीटर के लिए 23 रुपीज है, थर्ड किलोमीटर के लिए 31 है। अब आपको प्रूफ करना है कि एपी है या नहीं है। ये तो आपके रुपीज आ गए, अब आपको प्रूफ करना है कि एपी है या नहीं है। तो एपी होने के लिए डेफिनेशन याद करो। व्हाट इज एपी? क्या बताया था कि इनके बीच गैप इक्वल होना चाहिए, इनके बीच डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। भाई पहला हेडिंग क्या डाला था? व्हाट इज एपी, कि एपी क्या होता है? जिनके बीच डिफरेंस इक्वल होता है। तो हम डिफरेंस निकालेंगे। पहला डिफरेंस हमने निकाला, पहला डिफरेंस 23 में से 15 माइनस करो 8 आया। आप दूसरा डिफरेंस निकालो, 31 में से 23 माइनस करो 8 आया। क्या देखो, क्या दोनों डिफरेंस इक्वल है? क्या दोनों डिफरेंस इक्वल है? D1 और D2 आपके इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे D1 जो है वो D2 के इक्वल है। तो यस इट इज AP। और आपने इसमें रीजन भी दे दिया, पूछा गया था ना वाई, तो वाई का रीजन भी दे दिया। D1 और D2 निकाल के आपने, ये रीजन है। आपसे पूछा गया ना क्यों, अगर एपी है तो क्यों है? क्योंकि इनके डिफरेंस इक्वल है। आपने रीजन भी दे दिया। तो इस प्रकार से हमें प्रेजेंट करना है अपने बोर्ड के एग्जाम में। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे मर्जी रिप्रेजेंट कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि मार्क्स पूरे हैं। रिप्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी है। आप किस प्रकार से आंसर को प्रेजेंट करते हो बोर्ड में बहुत मायने करता है। आपके आंसर शीट और जो बोर्ड की मार्किंग स्कीम है बिल्कुल मैच करनी चाहिए, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आपने देखे मेरे वीडियो जिसमें 100 आउट ऑफ 100 मैंने वीडियो बनाकर आपको भेजा था सभी को, आपने यूट्यूब पे भी डाल रखा है। तो 100 मार्क्स तभी आ सकते हैं जब आप एक एक स्टेप को ध्यान से फॉलो करो। ठीक है बेटा? तो आपने देखा पहले किलोमीटर 15 रुपीज, दूसरे किलोमीटर के 23, तीसरे किलोमीटर 31। पहला डिफरेंस निकाला, दूसरा डिफरेंस निकाला, क्योंकि डिफरेंस इक्वल है इसका मतलब ये एपी है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं बेटा पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो मैं सेकंड पार्ट पे आ जाता हूं, यहां से शुरू करता हूं सेकंड पार्ट। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, पढ़ो बेटा। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, कह रहा है अमाउंट ऑफ एयर, एक सिलेंडर में जितना भी एयर भरा हुआ है, वायु भरी हुई है, व्हेन अ वैक्यूम पंप, और एक वैक्यूम पंप से हम उसको रिमूव करते हैं उस एयर को, कितना रिमूव होता है? 1/4, हर बार 1/4, 1/4 एयर जो होता है वो सिलेंडर में से निकाल लेते हैं हम वैक्यूम से। हर बार टोटल जितना भी उसका एयर होगा उसका 1/4 हम निकाल लेते हैं एयर। तो आपसे पूछ रही एपी बनेगा या नहीं बनेगा? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। एक सिलेंडर के अंदर एयर है। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं कि आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसके अंदर एयर भरा हुआ है। सिलेंडर के अंदर क्या भरा हुआ है? एयर। और जब हम इसमें पंप बाहर निकालते, एयर को बाहर निकालते हैं, तो हर बार 1/4 यानी टोटल एयर का 1/4 पार्ट जो है वो हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि एपी बनेगा या नहीं बनेगा? तो पहले तो हमें मानना पड़ेगा इसमें एयर कितना है, क्योंकि हमें पता नहीं है। तो इसमें एयर जो है वो मान लेंगे कि इसमें टोटल एयर जो मान लिया वो x है। टोटल एयर क्या मान लिया कि x है। या आप a भी मान सकते हो, a मान लो, x मान लो, ठीक है। तो लेट A1 फर्स्ट टर्म जो है वो x है। फर्स्ट टर्म x का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म x का मतलब क्या है बेटा? इसमें टोटल जो है वो x है। स्टार्टिंग आपको x है कि टोटल एयर आपके पास x है। अब आप इसका 1/4 आप बाहर निकालो, x का 1/4 बाहर निकाल लो। तो देखो A2 कैसे निकलेगा? पहले x था, पहले x था, इसमें से आपने x का 1/4 बाहर निकाल लिया। क्या मेरी बात समझ में आया बेटा? पहले x था, स्टार्टिंग में x था, ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग में x था, फिर आपने x में से x का यानी टोटल का 1/4 बाहर निकाल लिया। बाहर निकाले इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। तो x माइनस x की 1 से करोगे x/4 आएगा। आप एलसीएम लोगे तो बेटा 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। 4 की x से मल्टीप्लाई करोगे 4x आएगा। 1 की x से करोगे x आएगा। तो 4x में से x गया आपका 3x/4 आ जाएगा सेकंड केस में। अब मान लो कोई बच्चा थर्ड केस निकाल रहा है, तो देखो बेटा थर्ड केस कैसे निकलेगा, ध्यान सुनना। अब कितना बचा थर्ड केस में? पहले देखो स्टार्टिंग में पहले कितना था? x था, फिर आपने x में से x का 1/4 बाहर निकाल लिया, तो ये बचा आपके पास। अब कितना बचा? अब आपके पास बचा 3x/4, ये बचा। लेकिन आपने फिर से क्या करा? 1/4 निकाल लिया। कितने का? 3x/4 का। जो बच गया उसका 1/4 निकाल लिया। आप इस बात को समझो कि टोटल जो था वो 100 था। आप ऐसा समझ लो टोटल 100 था।
फिर 100 में से 100 का 1/4 बाहर निकाल लिया तो ये बचा। अब जो बच गया उसका 1/4 हम फिर से निकालेंगे, जो बच गया यानी 3x/4 बच गया, इसका 1/4 हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के लिए माइनस करते हैं। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3x/4 की जगह 3x/4 एज इट इज रहेगा, 3x की मल्टीप्लाई करोगे 3x ही रहेगा, और 4 की 4 से करोगे 16 आ जाएगा। अब एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 16 आ जाएगा। 4 के टेबल में 16 बेटा 4 बार में आता है, तो यह आ जाएगा 12x माइनस 16 के टेबल में 16 एक बार में आता है, तो यह 3x ही आएगा, 3x आएगा। अब आप 12x में से 3x माइनस कर दोगे, आपका 9x/16 आ गया। तो आपके पास क्या क्या आ गया, आपके पास A1 आ चुका है, आपके पास A2 आ चुका है, आपके पास A3 आ चुका है। अब आपको डिसाइड करना है कि AP है या नहीं है। तो कैसे डिसाइड होगा, डिफरेंस निकाल के देखेंगे। अगर डिफरेंस इक्वल आया तो AP है, और डिफरेंस इक्वल नहीं आया तो AP नहीं है। तो मैं पहले पहला डिफरेंस निकालूंगा। पहला डिफरेंस कैसे निकालूंगा, देखिए पहला डिफरेंस कैसे निकालूंगा, कितना आंसर आया था इसका 3x/4। 3x/4 में से जो पहले था उसको माइनस कर दूंगा। पहले तो आपने देखो, आपके पास ये समझना पड़ेगा, आपके पास टोटल जो था वो x था, टोटल x था, आपके पास जितना भी पैसा था वो x था, ये टोटल x है। फिर आपने x का 1/4 निकाल लिया, तो x का 1/4 निकालने के लिए माइनस लगाते हैं। फिर आपके पास क्या बचा, 3x/4 बचा। फिर आपने 3x/4 में से निकाला, क्या निकाला, 3x/4 का 1/4 उसका चौथा हिस्सा, तो फिर आप माइनस करोगे तो आपका ये आ जाएगा। तो 3 टर्म आपके पास आ चुके हैं, A1 A2 A3। अब आपको डिसाइड करना है कि AP है या नहीं है। तो कैसे डिसाइड करोगे, इसमें से इस वाले पार्ट को माइनस कर दो। तो क्या है आपके पास बेटा 3x/4 में से x को माइनस कर दोगे। आप एलसीएम लोगे तो बेटा 4 और 1 का एलसीएम 4 होता है। 3x की 1 से करोगे 3x आएगा, माइनस x की 1 से करो, x की 4 से करोगे तो आपका 4x हो जाएगा। 3x की 1 से करोगे 3x होगा, 4 की x से करोगे 4x होगा। 3x में से 4x घटाओगे -x/4, ये तो हो गया D1। अब निकालते हैं बेटा D2। एक बार D2 निकाल के देखते हैं। D2 कैसे निकालूंगा, तो 9x/16, 9x/16 में से माइनस कर दूंगा इससे पहले वाले को। इससे पहले वाला क्या है, 3x/4 को माइनस कर दूंगा, 3x/4 को माइनस कर दूंगा। तो चलिए 16 और 4 का एलसीएम बेटा 16 होता है, 16 और 4 का लघुत्तम 16 होता है। 16 के टेबल में 16 एक बार में आता है, तो 9x की जगह 9x आएगा, माइनस 4 के टेबल में 16 4 बार में आता है, 4 के 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये 12x हो जाएगा। 9 में से 12 माइनस करोगे -3x/16। अब चेक करो क्या ये दोनों इक्वल हुए, तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ये दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ये दोनों बिल्कुल भी बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। और जब ये इक्वल नहीं है तो हम आंसर लिखेंगे नो, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, कि D1 और D2 इक्वल नहीं है, इसलिए AP नहीं है, इसे AP नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनके डिफरेंस इक्वल नहीं है। और मैंने आपको क्या समझाया था, AP कौन होता है, जिसका डिफरेंस इक्वल होता है। इसके डिफरेंस इक्वल नहीं है, D1 कुछ और आया, D2 कुछ और आया, तो इनका डिफरेंस इक्वल नहीं है, इसलिए AP नहीं है। समझ में आ गया बेटा। चलिए अब थर्ड पार्ट पे देखिए। थर्ड पार्ट बस यही पहला क्वेश्चन जो है थोड़ा अटपटा है इसका, बाकी सभी एक्सरसाइज जो है बहुत आसान है। केवल फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी, लेकिन सीखना तो ही। आप ये तो लिख सकते हैं ना कि मैं हार्ड है तो मैं नहीं करूंगा। केवल फर्स्ट क्वेश्चन 5.1 का पूरे चैप्टर का केवल पहला क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको समझना पड़ेगा। बाकी पूरा चैप्टर बहुत स्मूथली है, कोई टेंशन होगी नहीं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में टेंशन है, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। तो समझिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। हमने एक कुआं खोदा और उस कुएं को खोदने के लिए जो खर्चा आया वो कुछ इस प्रकार आया। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, मतलब हर एक मीटर के खोदने के बाद, जब हम कुएं को खोद रहे हैं हर एक मीटर के बाद, व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द 150 रुपए फॉर द फर्स्ट मीटर। पहले मीटर के लिए 150 है, पहले मीटर के लिए। उन्होंने बोला फर्स्ट मीटर, तो जो फर्स्ट मीटर होता है वैसा उसे A1 बोलते हैं। कह रहा है 1 मीटर की खुदाई में 150 रुपए लगेंगे, 1 मीटर की खुदाई में 150 रुपए लगेंगे। तो जो फर्स्ट टर्म है, जो स्टार्टिंग है वो 1 मीटर, वो आपके लिए A होगा। तो A1 जो है वो 150 आपको गिवन है।
उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद पढ़ो कि अगर आप उसके बाद खोदते हो तो राइजेस मतलब आपका हर बार जितने मीटर खोदते जाओगे उसके अकॉर्डिंग आपका खर्चा बढ़ता जाएगा। किस हिसाब से? 50 रुपए के हिसाब से, 50 रुपीज के हिसाब से आपका पर मीटर आपका खर्चा बढ़ता जाएगा। यानी पहले मीटर पे आपने 150 रुपए दिया तो दूसरे मीटर पे क्या दोगे? 150 तो दोगे ही दोगे, क्योंकि 150 तो खुद चुका है, और प्लस 50 रुपए आपको और देना पड़ेगा अगले मीटर के लिए। तो टोटल आपने कितने दे दिए? 200 रुपए। ऐसे ही मान लो कोई 3 मीटर का गड्ढा खोदेगा तो क्या होगा? पहले मीटर के लिए आपको 150 देना पड़ेगा, दूसरे मीटर के लिए 50 देना पड़ेगा, तीसरे मीटर के लिए 50 देना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? ये कह रहा है कि पहले मीटर के लिए जब हम कुआं खोद रहे हैं, ध्यान सुनो, जब हम कुआं खोद रहे हैं ना, तो पहले मीटर के लिए जब पहला मीटर, जब फर्स्ट मीटर, जब 1 मीटर तक गड्ढा खुदेगा उसके लिए 150 रुपए है, और उसके बाद पर मीटर 50 रुपए, फिर अगले मीटर पे 50 रुपए, फिर अगले मीटर पे 50 रुपए, ऐसे बढ़ता जाएगा। वो ये कह रहा है कि पहले के लिए तो 150 रुपए लूंगा आपसे, और उसके बाद के लिए हर बार 50 रुपए आपसे लेता जाऊंगा, आगे आपका खर्चा बढ़ता जाएगा। तो भाई पहले के लिए 150 रुपए ले रहे हो, दूसरे के लिए 150 प्लस 50, तीसरे के लिए 150, 50 और 50, इनको ऐड कर दोगे तो 250 हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं है, और ये साफ दिख रहा है कि एपी है। देखो आप ध्यान से देखो, 150, 200, 250 साफ दिख रहा है कि एपी है, लेकिन हमें तो प्रूफ करना है एग्जाम में। तो प्रूफ कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल तरीका है, पहले निकालोगे पहला डिफरेंस। पहला डिफरेंस कैसे निकालोगे? तो 200 में से माइनस कर दूंगा किसको? 150 को माइनस कर दूंगा, ये आ गया 50। फिर निकालूंगा बेटा दूसरा डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कैसे निकालूंगा? तो 250 में से माइनस कर दूंगा 200 को, तो फिर से 50। तो आपने देखा कि डिफरेंस इक्वल आ रहा है, D1 और D2 दोनों इक्वल आ रहा है। तो मैं लिखूंगा क्योंकि D1 और D2 दोनों बराबर आ रहा है, मेरा डिफरेंस इक्वल है। क्योंकि डिफरेंस इक्वल है इसका मतलब ये एपी है, और ये मेरा आंसर आ जाएगा थर्ड, पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्लियर हो गया बेटा? पहले मीटर के लिए 150 रुपए, फिर उसके बाद 50, 50, 50 बढ़ता जाएगा। तो भैया फर्स्ट के लिए 150 है, सेकंड के लिए 150 प्लस 50, फिर थर्ड के लिए 150, 50, 50। तो इस प्रकार से बन गए 3 टर्म आपके पास। अब आप पहला डिफरेंस निकालो, दूसरा डिफरेंस निकालो, डिफरेंस इक्वल आ रहा था, एपी है। क्लियर हो गया? बस चलिए जी, अब फोर्थ पार्ट आते हैं, और इस पहले क्वेश्चन को जल्दी से खत्म करते हैं, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद तो चैप्टर कब आया और कब गया आपको पता भी नहीं चलेगा। केवल आप फर्स्ट क्वेश्चन पे बहुत आराम से ध्यान देना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पहला क्वेश्चन हार्ड है तो क्यों करवा रहे? भाई साहब आपको पता नहीं होगा, अभी 2017 के एग्जाम में ये वाला पार्ट आया था, 2017 के एग्जाम में ये वाला पार्ट 4 मार्क्स के, हालांकि यहाँ पे छोटा सा पार्ट है लेकिन वहां पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये वाला। ये जो आप लिख रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स का आया था बेटा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा 4 मार्क्स का क्यों आया था। कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ध्यान रखना, हल्के में मत लेना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सब कुछ पढ़ के जाओ, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, सब कुछ हमें पढ़ के जाना, ऑप्शनल एक्सरसाइज सब कुछ पढ़ के जाओ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, मतलब जो हम पैसा जमा करते हैं ना अपने अकाउंट में, व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड। आप बैंक में गए और आपने 10,000 रुपए जमा कर दिए, बहुत सारी बच्चों की तरह, कि भाई साहब मेरे पे 10,000 रुपए रख लो, एक्स्ट्रा है, राजन सर जी ने दिया था, रख दिया, बैंक में रखवा लिया, खुश हो गए, वापस आ जाओ, अब क्वेश्चन भी सॉल्व करना है हमें, ठीक है जी। बैंक वालों ने कहा ठीक है भाई रख लो, हम आपको जो इंटरेस्ट देंगे वो 8% देंगे पर एनम, 8% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देंगे। बच्चों जो हम पैसा जमा करते हैं ना बैंक में, उसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो बैंक वालों के हमने 10,000 रुपए दिए, 10,000 दे दिए, उन्होंने कहा कि 8% इंटरेस्ट मिलेगा, आप टेंशन फ्री होकर घर जाओ, 8% इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। अब आपको डिसाइड करना है एपी है या नहीं है, ये डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड होगा मैं बताता हूं, सुनिए। आप बैंक गए, ध्यान सुना, तो सबसे पहले आपने पैसा कितना जमा करा, 10,000। स्टार्टिंग आपकी 10,000 से हुई थी, यस और नो? यस। जब आप बैंक गए आपने पैसा जमा कराया तो आपकी स्टार्टिंग 10,000 से हुई थी, स्टार्टिंग तो 10,000 आपने बैंक में दी, ठीक है। अब नेक्स्ट बार देखो कितना हो जाएगा, 10,000 तो आपके थे ही बैंक में, 10,000 तो आपके बैंक में थे ही, इस 10,000 पे आपको इंटरेस्ट भी तो मिला होगा, किस हिसाब से, 8% के हिसाब से। क्या मेरी बात समझ में आ गया? स्टार्टिंग आपने 10,000 से की थी, 10,000 आपने बैंक में जमा किया, अगली बार सेकेंड ईयर में जब दूसरा साल स्टार्ट होगा, भाई 10,000 तो आपके जमा है ही ना, उस 10,000 में आपको 8% से इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। तो 10,000 तो मेरे अपने खुद के हैं जो मैंने जमा किए थे, अब 10,000 का 8% का इंटरेस्ट भी तो मिलेगा,
इंटरेस्ट तो मिलेगा ना मुझे। तो चलिए, तो 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर दो, तो बेटा 10,000 की जगह 10,000 जो मैंने जमा किए तो मेरे हैं, और 8 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे 800 का मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय ₹800 ऑन दिस डेट। ये सब लिखा हुआ, दिल अलग से ही चौड़ा हो जाता है, खुशी मिलती है। बैंक से मैसेज आता है ना कि आपको पैसा आया आपके अकाउंट में, अलग ही खुशी होती है, बता नहीं सकता मैं आपको। वो 2 ही टाइम खुशी होती है, ऐसे इंटरेस्ट वाले मैसेज आ जाए या सैलरी जब आती है अकाउंट में, अलग ही खुशी होती है बेटा। चलिए, बात की बात है, जब आप कमाओगे तब आपको समझ में आएगा। चलिए, इनको ऐड कर देते हैं। तो इनको ऐड करने पे मुझे मिला 10,800। 10,800 हो गए मेरे पास। 10,000 तो मैंने दिए थे बैंक को, मेरे हैं, और 800 बैंक वालों ने मुझे दिया। तो अब मेरे अकाउंट में कितने हो गए? मेरे अकाउंट में टोटल कितने हो गए? 10,800। ठीक है। अब अगली साल थर्ड ईयर में क्या होगा पता आपको? 10,800 अब मेरे हैं। भाई पहले मैंने 10,000 दिए, मुझे बैंक वालों ने 1 साल बाद 800 रुपए दिए, तो टोटल हो गए 10,800। अब 10,800 है ना, मैं तो यही कहूंगा ना, मेरे अकाउंट में 10,800 है। अब मुझे इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। किसके? इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा जो मेरे पैसे थे। तो 10,800 तो मेरे हैं ही, उस पे उसको क्या, वो तो मेरे हैं, इस पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 10,800 पे फिर से मुझे 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है जी, फिर से इंटरेस्ट खाते हैं। 10,800 तो मेरे थे, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो गया, 8 8 जा 64, 6 और ये 8, 864 रुपए 864 का इंटरेस्ट मिलेगा। यानी टोटल कर दिया जाए तीसरे साल तो मुझे कितना पैसा मिला? 4 की जगह 4 आ गया, 6 की जगह 6 आ गया, 8 और 8 16 होता है, 1 की जगह 1 1, यानी 11,664 रुपए, 11,664 रुपीज हो गए मेरे पास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? एक बार दोबारा समझना चाहो तो दोबारा समझ लो, क्योंकि पेपर में आ चुका है। मैंने बैंक को दिए 10,000 तो मेरे थे, बैंक ने 10,000 पे 8% के इंटरेस्ट से हिसाब दिया 800, तो टोटल हो गए 10,800 मेरे पास। फिर मैंने 10,800 भी जमा कर दिए, तो फिर 10,800 पे फिर से 8% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट मिला, तो टोटल हो गया ये वाला। अब मुझे डिसाइड करना है कि एपी है या नहीं है। तो कैसे डिसाइड करूंगा? वही डिफरेंस निकाल लूंगा, सिंपल। आप एक चीज याद रख लो ना, एपी का मतलब है कॉमन गैप। तो जब भी पूछेगा कि एपी है या नहीं है तो मुझे डिफरेंस निकालना है। कभी भी क्वेश्चन में पूछेगा कि एपी है या नहीं है, तो उसका सिंपल सा तरीका क्या है? अब मैं आपसे कहूं कि भाई 2 का टेबल एपी है या नहीं है, तो आप कहोगे एपी है। क्यों भाई एपी क्यों है? क्योंकि 2 के टेबल में गैप बराबर है। 3 का टेबल, सारे टेबल एपी हैं क्योंकि सब में बराबर होता है। मैं कहूं 20 का टेबल, तो वो भी तो एक एपी है ना। 20, 40, 60, 80, तो वो भी तो एपी है ना। क्यों एपी है? क्योंकि इनके बीच गैप बराबर है। तो एपी डिसाइड करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकाल के देखेंगे कि एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले निकालूंगा पहला डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस निकालने चला हूं। तो पहला डिफरेंस कैसे निकालूंगा कि 10,800 में से 10,800 में से जो मैंने जमा किए थे 10,000 माइनस कर दूं तो फर्क आया 800 रुपए का। दूसरी बार डिफरेंस कितना आया? देखिए 11,664 में से माइनस कर दूंगा 10,800 को, माइनस करके देखता हूं बेटा। ये आ जाएगा 4 की जगह 4 रहेगा, 6 की जगह 6 आ जाएगा, और 16 में से 8 माइनस करोगे 8 आएगा। 864 का आया गैप। तो आप देख रहे हो कि D1 और D2 दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। D1 D2 बराबर नहीं है। तो क्योंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, कि भैया D1 और D2 तुम बराबर नहीं हो, इट मींस तुम एपी नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो और नहीं हो। हमारा काम हो गया खत्म कि एपी है या नहीं है। क्या आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? बस यही एक लौता ऐसा क्वेश्चन था जो मैं आपसे कह सकता हूं कि पूरे चैप्टर में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, समझना पड़ता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि हम अपने डेली लाइफ में, देखो बाकी चैप्टर में क्या होता है कि जो हम चैप्टर पढ़ते हैं ना उसका हमारी डेली लाइफ में यूज क्या है हम बाद में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में क्या है कि उसका डेली लाइफ का एग्जांपल पहले दे दिया कि इसका एग्जांपल हम बैंक में लगा सकते हैं, इसका एग्जांपल हम सिलेंडर जो हम घर में खर्च करते हैं वहां लगा सकते हैं। तो इसका एग्जांपल पहले दिया, इसलिए एग्जांपल्स हैं तो थोड़े हार्ड होते हैं एग्जांपल। तो यही जो पहला क्वेश्चन है बस इकलौता यही क्वेश्चन। आप मेरे वर्ड पर भी विश्वास नहीं करोगे, कहोगे ऐसा हर टीचर यही कहता है, हर टीचर यही कहता है ये चैप्टर बहुत आसान है, हमें तो सर जी समझ में आता ना। आप ही कहते हो, आप ही लोग कह देते हो टीचर सारे कि आसान है आसान है, हमारा तो पल्ले पड़ता ना सर जी। मैं जानता हूं, कोई बात नहीं, टेंशन ना ले। पहले क्वेश्चन में समझता हूं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट समझना पड़ेगा। क्वेश्चन 2 से देखना, स्मूथली चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा।
ठीक है, पहले नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? अब बहुत आसान क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को आराम से ध्यान से समझना आपको। देखो, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, आपको शुरू के 4 टर्म निकालने हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब है आपको पहला टर्म फाइंड करना है, दूसरा टर्म फाइंड करना है, तीसरा टर्म फाइंड करना है एंड फोर्थ टर्म फाइंड करना है। कह रहा है 4 टर्म आपको निकालो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म आपको फाइंड करना है। ठीक है जी, 4 टर्म निकालना है। व्हेन, कब? व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, जब आपको फर्स्ट टर्म ए गिवन है एंड द कॉमन डिफरेंस डी गिवन है, और आपको कॉमन डिफरेंस डी भी गिवन है, यानी 2 चीज आपको गिवन है। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि जब मुझे ए और डी गिवन होगा, मुझे ए गिवन है और डी गिवन है, ध्यान से देखो, ए भी है और डी है। ए की जगह क्या लिखा हुआ है? ए की वैल्यू है 10 और डी की वैल्यू भी है 10। तो मैं शुरू के 4 टर्म मुझे निकालने हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो देखिए, एक क्वेश्चन समझ लीजिए तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर खुद भी कर सकते हो। चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ध्यान से देखो बेटा, ए आपको दिया हुआ है 10 और डी भी आपको दिया हुआ है 10, और आपको निकालना है 4 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ये 4 टर्म आपको निकालना है। बड़े आराम से स्मूथली एक एक चीज को समझना है। तो देखिए बेटा, 4 टर्म कैसे हम फाइंड करेंगे? जो फर्स्ट टर्म होता है उसका मतलब ए होता है। फर्स्ट टर्म का मतलब ए, आपको बताया था, याद करो, भूल गए होंगे, कुछ बच्चे भूल जाते हैं। रूल बताया था भाई, फर्स्ट टर्म का मतलब ए होता है और ए की वैल्यू 10 दे रखी है, तो फर्स्ट टर्म आपका आ चुका है। सेकंड टर्म याद करो, A2 का फॉर्मूला बनाना बताया था। A2 का मतलब है 1 प्लस A प्लस 1D, याद है ना? A3, A प्लस 2D, A4, 4 टर्म का फॉर्मूला क्या बताया था? A प्लस 3D, याद है? 1000 का अभी बनाया था फॉर्मूला कि जो भी टर्म पूछेगा एक कम करके लिखते हैं। जैसा आपका सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म में क्या लिखूंगा? A प्लस 1D, 1 नहीं लिखते इसलिए A प्लस D लिखते हैं। लिखना क्या चाहिए? A प्लस 1D, तो 1 तो लिखते नहीं है इसलिए A प्लस D लिखेंगे। A की वैल्यू आपके पास 10 है, D की वैल्यू भी आपके पास 10 है, 10 और 10 को ऐड करोगे आपका 20 आ जाएगा। थर्ड टर्म का फॉर्मूला बनेगा A प्लस 2D, A प्लस 2D। A की वैल्यू आपके पास 10 है बेटा, 2 की जगह 2 लिख लोगे, D की वैल्यू भी आपके पास 10 है, बहुत आराम से सॉल्व करेंगे बेटा। फिर आप 10 की जगह 10 लिखोगे, ये 10 है तो 10 की जगह 10 लिख दो, 10 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 20 हो जाएगा, और 20 में 10 ऐड कर दोगे आपका 30 हो जाएगा। चलिए जी, फोर्थ टर्म निकालते हैं, लास्ट है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होगा A प्लस 3D, A प्लस 3D। तो A की जगह 10 लिखूंगा, प्लस की जगह प्लस लिखूंगा, 3 की जगह 3 लिखूंगा, D की वैल्यू 10 है, 10 की जगह 10 आ गया बेटा, 10 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे आपका 30 होगा, 30 में 10 ऐड करोगे आपका 40 हो जाएगा। तो आपके सामने बेटा 4 टर्म आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपको क्या गिवन था? ए और डी गिवन था, और आपसे 4 टर्म पूछा था, A1, A2, A3, A4, ये आपसे पूछ रहा था। A1 का मतलब A होता है, यानी 10 आ गया। A2 का मतलब A प्लस D, वैल्यू पुट कर लो। A3 का मतलब A प्लस 2D, वैल्यू पुट कर लो। A4 का मतलब A प्लस 3D, वैल्यू पुट कर लो। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कर सकते हो ना अपने आप। यही मैंने आपसे कहा था, एक बार पहला क्वेश्चन खत्म कर दो, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट मैंने कहा दिया, अब मैं तो सारे पार्ट कराऊंगा। आप वीडियो को बंद करो, बंद कर दो वीडियो को, और खुद करके देखो सारे पार्ट की कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आंसर मैच कर लो। जो पार्ट नहीं होगा वो मैच कर लेना, मैं तो सारे पार्ट कराऊंगा। ठीक है, जो आपसे नहीं होगा केवल उसे देखना, सारे जरूरी है, सारे पार्ट आप देखो। चलिए, बाकी बच्चों को मैं सेकंड पार्ट खुद करा रहा हूं, तो मैं अब आता हूं बेटा सेकंड पार्ट पे। तो देखिए बेटा, सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? सेकंड पार्ट, ए की वैल्यू मेरे पास -2 है बेटा। ए की वैल्यू क्या है? -2, और डी की वैल्यू 0। ए की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 0। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ए आपको दिया हुआ है -2 और डी आपको दिया हुआ है 0, और आपको 4 टर्म फाइंड करने हैं। तो चलिए बेटा, 4 टर्म मैं लिख लेता हूं। कौन कौन सा? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो चलिए चारों टर्म फाइंड करते हैं बेटा। फर्स्ट टर्म जो होगा वो आपका ए कहलाएगा, सेकेंड टर्म जो होगा वो आपका ए प्लस डी कहलाएगा, थर्ड टर्म जो होगा वो ए प्लस 2D कहलाएगा, फोर्थ टर्म जो होगा वो A प्लस 3D कहलाएगा। सबको आ गया बात समझ में? अब आपको केवल वैल्यू पुट करनी है और आंसर फाइंड करना है। तो चलिए मैं भी वैल्यू फाइंड करता हूं। A की वैल्यू -2 है, तो आंसर -2 आएगा। A है -2, प्लस की जगह आएगा प्लस, D की वैल्यू आपके पास 0 कुछ नहीं होता तो -2 आएगा।
ए की वैल्यू -2, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, डी की वैल्यू 0। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, -2 की जगह -2, प्लस की जगह प्लस, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं 0, 0 कुछ नहीं होगा तो -2 आ जाएगा आपका आंसर। नाउ ए की जगह क्या है, -2 है, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3 लिखेंगे, डी की वैल्यू आपके पास 0 है, -2 की जगह -2 लिखेंगे, अब 3 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, आपका आंसर -2 आ जाएगा। तो आपके पास चारों टर्म ये रहे। बहुत सिंपल तरीका है, बड़ा सिंपल सा, आराम से सॉल्व करो, बिना खुश होके, मन को खुश रखो और भगवान का, ऊपर वाले खुदा का, अल्लाह का नाम लो, जिसको भी आप मानते हो, और बिल्कुल सॉल्व करते रहो, आपका आंसर आता रहेगा। चलिए बेटा थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट देखो आपके पास क्या है। थर्ड पार्ट में आपको ए जो है वो 4 है और डी जो है वो -3 है। ए 4 है और डी -3 है। तो ए जो है वो आपके पास 4 है, ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू जो है वो -3 है। अब आपको सॉल्व करना है, 4 टर्म आपको फाइंड करना है। तो चलिए फिर से फाइंड करते हैं बेटा। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। अब आपको कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, जिनको समझ में आ गया बिल्कुल रुको मत, शुरू हो जाओ। फर्स्ट टर्म का मतलब ए होता है, सेकंड टर्म का मतलब a प्लस डी होगा, थर्ड टर्म का मतलब a प्लस 2d होगा, फोर्थ टर्म का मतलब a प्लस 3d होगा। नाउ अब आपको केवल वैल्यू को रिप्लेस करना है, केवल वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर आता रहेगा। देखो a1 क्या है, a1 मतलब फर्स्ट टर्म a होता है, a1 लिख लो, a लिख लो, बात एक ही है, a1 a सब एक ही चीज होती है। तो a जो है वो आपके पास 4 है, a प्लस डी, a की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू -3 है। तो बेटा 4 में से 3 गया, 1 बचेगा। a आपके पास 4 है, प्लस की जगह प्लस आएगा, 2 की जगह 2 आ जाएगा और d की वैल्यू -3 आएगा। इसको आराम से सॉल्व करेंगे। 4 की जगह 4 लिखोगे, 2 की -3 से प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 तिया 6, 2 3 जा 6, 4 में से 6 घटाओगे, -2 आपका आंसर बचेगा। नाउ फोर्थ टर्म निकालेंगे। ए की वैल्यू आपके पास 4 है, 3 की जगह आपका 3 बचेगा, डी की वैल्यू आपके पास -3 थी बेटा, तो 4 की जगह 4, फिर प्लस माइनस की जगह माइनस, 3 3 जा 9, 4 में से 9 घटाओगे, -5 आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 टर्म आपके सामने फिर से स्क्रीन पर आ गए। क्लियर हो गया बेटा, बिल्कुल सिंपल, आराम से चलते जाना है। अब आते हैं बेटा फोर्थ पार्ट में, मजा आता है बेटा, केवल पहले क्वेश्चन में दिक्कत आती है, उसके बाद सभी क्वेश्चन को करने में मजा आता है। फोर्थ पार्ट में देखो, ए जो है, ए आपके पास -1 है, डी आपके पास 1/2 है। ए क्या है, -1, डी क्या है, 1/2। तो चलिए, ए आपको दिया हुआ है बेटा -1 और डी आपको दिया हुआ बेटा 1/2, और इससे हमें 4 टर्म निकालने हैं। तो पहले 4 टर्म के लिए फॉर्मूला लिख दूं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म a1, इसे बोलेंगे a2, इसे बोलेंगे a3, ये हो गया a4। सबका फॉर्मूला हाथों हाथ, सबके चारों के फॉर्मूले लिखो। फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला a होता है, सेकंड टर्म का फॉर्मूला a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d। नाउ रिप्लेस द वैल्यू। अब आपको केवल वैल्यू को रिप्लेस करना है, केवल वैल्यू को पुट करना है। तो 1 बाय 1 करके पुट करते हैं। ए क्या है, -1, हो गया आंसर, खत्म हो गया। ए क्या है, -1, प्लस की जगह प्लस आएगा। डी क्या है बेटा, 1/2। आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, 1 और 2 का लघुत्तम 2 होगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। 2 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे -2 होगा, प्लस की जगह प्लस, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1 आएगा बेटा। -2 और +1, -1/2 होगा। क्लियर हो गया भाई। माइनस के 2 सोल्जर है, प्लस के 1 सोल्जर है, माइनस के 2 सैनिक है और प्लस के 1 सैनिक है, तो माइनस का 1 सोल्जर बचेगा। नाउ इसी प्रकार हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट करके देखो बेटा, केवल आपको वैल्यू रिप्लेस करनी है। करके देखो थर्ड पार्ट जल्दी से, मैं भी कराऊंगा, आप भी करके देखो थर्ड पार्ट, केवल वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है। तो ए क्या है, ए आपके पास -1 है, प्लस की जगह प्लस आएगा, 2 की जगह 2 आएगा, और डी की वैल्यू क्या थी, तो डी की वैल्यू 1/2 था। 2 से 2 आप कैंसिल भी कर सकते हो। यहां क्या बचा, यहां बचा -1, प्लस यहां बचा आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपका आंसर 0 आएगा। नाउ सॉरी बेटा, ए की वैल्यू क्या थी, -1, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, और डी की वैल्यू आपके पास 1/2 था। इसको आराम से सॉल्व करो। -1 की जगह -1, गलतियां बच्चों एलसीएम भी करते हैं, प्लस की जगह प्लस, 3 1 जा 3 अपॉन में 2, एलसीएम ले लो। अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो 1 और 2 का एलसीएम बेटा 2 आएगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे -2 आएगा, प्लस 3 1 जा 3 होता है, 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा और अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा आपके चारों टर्म। आपके सामने चारों टर्म आ चुके हैं।
सॉरी बेटा, जल्दी से पानी पी लेता हूं, आप नोट करो बेटा। फिफ्थ पार्ट आप करके दिखाना, फिफ्थ पार्ट आप कोशिश करो करने की जल्दी से। हाँ जी, नोट कर लिया बेटा, सबने नोट कर लिया। चलिए अब आते हैं बेटा फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट आपके पास क्या है, ए और डी की वैल्यू देख लो बस। ए की वैल्यू आपके पास ये है और डी की वैल्यू आपके पास ये है। पॉइंट में दिया हुआ है तो घबराना मत, पॉइंट देख कर घबरा मत जाना क्यों हो ये तो पॉइंट में मैं कैसे होगा, बहुत आसान है। पॉइंट देख के घबराना नहीं है, सिंपल सॉल्व करना है। ए की वैल्यू क्या है -1.25 और डी की वैल्यू -0.25। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू -1.25 और डी की वैल्यू -0.25, यही है ना। ए की वैल्यू -1.25 और डी की वैल्यू -0.25। इससे हमें सॉल्व करना है, चार टर्म फाइंड करने हैं। तो चार टर्म फाइंड करने के लिए पहले चारों टर्म को सिंपल लिख लो। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, चारों टर्म का फॉर्मूला लिख लो पहले। तो फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला ए होता है, सेकंड टर्म का फॉर्मूला a + d होता है, थर्ड टर्म का फॉर्मूला a + 2d होता है एंड फोर्थ टर्म का फॉर्मूला a + 3d होता है। अब आपको केवल वैल्यू को रिप्लेस करना है, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है इनकी वैल्यू को केवल आपको रिप्लेस करना है। तो चलिए वैल्यू रिप्लेस करते हैं। ए की वैल्यू क्या है -1.25 हो गया पहला टर्म। सेकंड टर्म ए क्या है, ए है आपके पास -1.25 और डी क्या है, डी है आपके पास -0.25। मैंने आपको प्लस करना बताया था, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के प्लस करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, दोनों माइनस के सोल्जर हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के प्लस करो। दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा -1.50। प्लस करके देख लेना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के दोनों को प्लस करके देखना। नाउ ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है -1.25, प्लस की जगह प्लस आ गया, 2 की जगह 2 आ गया। डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है -0.25। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, सिंपल आराम से सॉल्व करो, जल्दबाजी मत करना। क्या लिखोगे पहले लिखोगे -1.25, जैसा था उसे एज इट इज लिख देंगे, प्लस माइनस फिर से माइनस। अभी आपको बताया था ना ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 25 की गुना 2 से करोगे 50 होता है, 25 2 जा 50 होता है, इसे लिखेंगे 0.50। और इनको ऐड करने का तरीका क्या होता है, देखो दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं तो दोनों प्लस होंगे, दोनों माइनस के हैं, देखो पहला भी माइनस का है और दूसरा भी माइनस का है, जब दोनों माइनस के साइन है दोनों प्लस होंगे। तो प्लस कर लो बेटा, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के प्लस करो, माइनस का 1.75 आएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना आता है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के प्लस करना, ये आ जाएगा। नाउ आपके पास लास्ट बचा फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म निकालने चले, वैल्यू पुट करो बेटा। ए क्या है -1.25, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3 और डी क्या है माइनस का 0.25, ये आपके पास डी है। नाउ वैल्यू रिप्लेस करते हैं बेटा, -1.25 एज इट इज अपनी जगह पर है, ये प्लस और ये माइनस है तो माइनस आएगा। 25 या 75 होता है, 25 3 जा 75 होता है तो 0.75। अब फिर से दोनों माइनस के हैं, पहला भी माइनस का है दूसरा भी माइनस का है, फर्स्ट भी माइनस का सेकंड भी माइनस के, दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड होंगे। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के देखो, माइनस का 2.00 आ जाएगा, प्लस करके देख लेना। तो ये आपके सामने आपके स्क्रीन पर बेटा शुरू के 4 टर्म आपको इस प्रकार से फाइंड करना है। ये शुरू के 4 टर्म आपके पास स्क्रीन पर आ रहा है। क्लियर हो गया बेटा? ये वाला पार्ट जो थोड़ा पॉइंट में था, इसे ध्यान से करना, गलती मत करना, पॉइंट देके घबराना मत, बहुत आराम से कैलकुलेशन करना, आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपको इस समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी तरीके से हर क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए पहले क्वेश्चन नंबर 3 आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। पढ़ो बेटा, क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज, आपको एपी दिया हुआ है, कह रहा है ये एपी है, ये सभी जो कह रहा है ये एपी है। आपको पहले कह दिया ये सब एपी है, आपको पहले बोल दिया ये एपी है। ठीक है जी, एपी है तो आपसे पूछ रहा है राइट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है, याद करो। आपसे पूछ रहा है राइट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब ए, आपको ए फाइंड करना है, एक तो आपको ए फाइंड करना है। एंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस मतलब डी फाइंड करना है। एक आपको ए फाइंड करना है, एक आपको डी फाइंड करना है, ए और डी बस यही फाइंड करना है। ए मतलब पहला टर्म और डी मतलब कॉमन डिफरेंस, केवल आपको ए पहला पद और डी मतलब सारवंतर, केवल ये फाइंड करना है। तो ए और डी कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है, बताया था। जो पहले नंबर पे होता है वो ए होता है, याद करो मैंने आपको कई बार बता दिया ये बात, जो पहले नंबर पे होगा वो ए होगा।
और डी कैसा आएगा कि आपको A2 में से A1 को माइनस करना है, A2 में से A1 को माइनस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। आप क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले पहला टर्म एंड डी, हमें दो चीज फाइंड करनी है, ए और डी फाइंड करना है। तो ए होता है जो सबसे पहले नंबर पे है, तो सबसे पहले नंबर पे 3 है, तो ए जो होगा वो आपका 3 होगा। डी का फॉर्मूला बताया था कि A2 माइनस A1 होता है, यानी दूसरे में से पहले को माइनस कर दो। बताया था ना आपको कि दूसरे में से पहले को माइनस कर दो। एक मैं करा रहा हूं, बाकी आपको करना है। एक आपको A फाइंड करना है, A मतलब जो पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे 3 है। एक आपको D फाइंड करना है, D का फॉर्मूला होता है बेटा A2 माइनस A1, दूसरे में से पहले को माइनस करना है। तो दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे 1 है, दूसरे नंबर पे 1 है। 1 में से माइनस करना है पहले नंबर को, पहले नंबर पे 3 है बेटा, तो 1 में से 3 माइनस करोगे -2 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ अब आता हूं बेटा सेकंड पार्ट पे, फिर से मुझे वही फाइंड करना है, ए और डी। ए मतलब जो पहले नंबर पर है, तो सबसे पहले नंबर पे देखो, पहले नंबर पे क्या है सेकंड पार्ट में, सबसे पहले नंबर पे देखो आपको मिला -5 है सबसे पहले नंबर पर, तो ए जो होगा वो आपका -5 हो जाएगा। डी का फॉर्मूला लगाओगे A2 माइनस A1, A2 क्या है? A2 ढूंढो, A2 मतलब जो दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे क्या है बेटा? दूसरे नंबर पर -1 है, दूसरे नंबर पर -1 है। -1 में से माइनस करना है किसको? पहले वाले को। पहली वैल्यू क्या है? -5 है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपका प्लस हो जाएगा। दोबारा देख लो एक बार शुरू से। डी का फॉर्मूला होता है बेटा A2 माइनस A1, A2 मतलब दूसरे नंबर वाला, दूसरे नंबर पे -1, माइनस की जगह माइनस। अब A1 क्या है? तो -5 है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों हो गए प्लस। 5 में से 1 माइनस कर दो, 5 में से 1 माइनस करोगे आपका 4 बचेगा। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है। बहुत सिंपल, एक एक लाइन का आपका आंसर है। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं, आई होप कोई बच्चा मदद जरूर करेगा। थर्ड पार्ट पे आओ, फिर से मुझे वही फाइंड करना है, एक ए फाइंड करना है और एक डी फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए देखो, ए क्या है? ए देखो बेटा थर्ड पार्ट का ए क्या है, ये आपके सामने स्क्रीन पर। ए आपके पास क्या है? ए है आपके पास 1/3। ए क्या है? 1/3, ये ए कहलाता है। तो ए की जगह लिखेंगे 1/3। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरे में से पहले को माइनस करना है। दूसरा क्या है बेटा? सेकंड क्या है? सेकंड आपका 5/3 है, 5/3 में से 1/3 माइनस करना है, 5/3 में से 1/3 माइनस करना है। दूसरे नंबर पर 5/3 है, पहले नंबर पर 1/3 है। 3 और 3 का एलसीएम 3 होता है, और 5 में से 1 माइनस करोगे 4 हो जाएगा। तो ये आपका तीसरे पार्ट का भी आंसर आ चुका है। अब आते हैं बेटा फोर्थ पार्ट पे। आई होप कम से कम फोर्थ पार्ट तो खुद ही कर लोगे। ए और डी फाइंड करना है, तो ढूंढिए ए क्या है जो पहले नंबर पे होगा। तो फर्स्ट नंबर पे आपके पास है 0.6। देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या है? 0.6, तो ये आपके लिए ए होगा, तो एक लिखेंगे 0.6। डी निकालने का तरीका होता है A2 माइनस A1, मीन्स दूसरे में से पहले को माइनस करना है। तो दूसरा क्या है? दूसरा है 1.7, दूसरा है आपके पास 1.7 में से माइनस करेंगे पहले को। पहला था आपके पास 0.6, और पॉइंट वाला माइनस मैंने आपको कहा था पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इस प्रकार से 1.7 और 0.6 पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के माइनस करके देखो, तो ये आ जाएगा आपका 1.1। तो ये जो होगा वो आपके फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। आपके पास 4 पार्ट था और चारों पार्ट के आपके आंसर आ चुके हैं। तो आप देख चुके हो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कितने सिंपल थे। 2 और 3 आपने देखा बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन थे। केवल हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में 4 टर्म निकालना है, A1 A2 A3 A4, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? ए और डी, कुछ पूछ नहीं रहा, ए और डी। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 4, और इसके बहुत ज्यादा पार्ट भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे पार्ट है, तो मैं आपको सारे पार्ट कराने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देखना, कोशिश करना कि एक पार्ट समझ लो। मैं केवल एक पार्ट, आप देखो, आप सभी क्या करो, पहले एक पार्ट अच्छे से समझ लो, एक पार्ट समझ लो, बाकी सारे पार्ट खुद ट्राई करो। जिस पार्ट में आपको दिक्कत हो वो पार्ट देखना बस, बाकी पार्ट कोशिश करना कि आप खुद कर सको। क्योंकि अगर सारे पार्ट आप वीडियो देख के करोगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक अंदर से कॉन्फिडेंस होता है आंसर सॉल्व करने के बाद, जो एक अंतरात्मा कहती है। कभी आपने करा है सॉल्व, आंसर आता है, कितनी खुशी होती है यार, आज आंसर आ गया भाई साहब। एक रोटी एक्स्ट्रा खा लेते हैं कई बार तो बच्चे, कई बार तो बच्चे एक रोटी बेटा एक्स्ट्रा खा लेते हैं इसी बात पे कि मेरा मैथ का आज आंसर आया, मम्मी आंसर आ गया, पापा आज आंसर आ गया, झूम रहा है बच्चा, नाच रहा है। तो आंसर आने की खुशी अलग होती है। इसलिए एक पार्ट समझ लो, बाकी खुद ट्राई करो। नहीं होगा तो मैं तो सारे पार्ट कराऊंगा, आप देख लेना। लेकिन एडवाइस यही दूंगा कि सारे पार्ट मत कर। देखो
कि अपना करके देखो, जिस पार्ट में अटक जाओ केवल वो पार्ट देखो, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमसे पूछ क्या रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कह रहा है कौन सा एपी है। पूछा कौन सा एपी है, तो एपी कैसे पता लगेगा, हमें क्या पता एपी है या नहीं है। तो एपी पता करने का एक ही तरीका है, डिफरेंस। डिफरेंस निकालो, डिफरेंस इक्वल है तो एपी है यार, सिंपल। अभी पहला क्वेश्चन कराया तो था, आपसे पूछ रहा है कौन सा एपी है। एपी पता करने का सिंपल तरीका है, डिफरेंस निकालूंगा। डिफरेंस इक्वल होगा तो एपी है, डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो एपी नहीं है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद पता है। एपी कौन होता है, जिसका गैप बराबर होता है, तो इनका डिफरेंस निकालूंगा। जिनका डिफरेंस इक्वल होगा वो एपी होगा, जिनका डिफरेंस इक्वल नहीं होगा वो एपी नहीं होगा। फिर कह रहा है इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी हो, अगर वो एपी हो, मान लो अगर एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो वो तो निकाल ऑब्वियस सी बात है, निकालना ही पड़ेगा कॉमन डिफरेंस, तभी पता लगेगा एपी है या नहीं है। एंड राइट 3 मोर टर्म, कह रहा अगर एपी हो तो 3 और टर्म निकाल के दिखाओ। अगर कोई एपी आ जाए तो उसको 3 और टर्म निकालना है। 3 और टर्म का मतलब 1 2 3 4 4 टर्म है ना, या 4 टर्म है, 1 2 3 4 4 टर्म है ना, तो 5 टर्म 6 टर्म और 7 टर्म, 3 और टर्म निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले हमें डिसाइड करना है कि एपी है या नहीं है। हर क्वेश्चन में पहले हम डिसाइड करेंगे एपी है या नहीं है। अगर वो एपी हुआ तो 3 टर्म निकालने, आगे के 3 टर्म निकालने, और एपी नहीं हुआ तो छोड़ दो। एपी है तो 3 टर्म निकलेंगे, एपी नहीं है तो छोड़ दो, स्किप इट, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूं पहले पार्ट आप बोर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सबसे पहले फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आते हैं। क्वेश्चन में फोर्थ का पहला पार्ट, पहले आप अच्छे से समझ लो कि क्वेश्चन में करना क्या है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आपके पास है 2 4 8 16 एंड सो ऑन। पहले तो आपको डिसाइड करना है कि एपी है या नहीं है। तो कैसे डिसाइड होगा, बड़ा सिंपल तरीका बोर्ड का देखो, प्रेजेंटेशन देखो। कई बार मैं देखता हूं टीचरों को अक्सर कि वो टैग लिखवाते एपी है, बच्चे ने देख लिया कि 2 4 8 16 बराबर गया, अपने लिख देते एपी नहीं है। बच्चों वहां क्वेश्चन मार्क मार देंगे, आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे उस केस में, आपको वहां क्वेश्चन मार्क मार देंगे। भाई एपी है क्यों नहीं है, रीजन तो दो, कैसे पता लगेगा, तो डिफरेंस निकाल के पता लगेगा। तो तरीका रिप्रेजेंटेशन, में बार बार कह रहा हूं प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। अगर आपको बहुत अच्छे नंबर चाहिए तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले निकालेंगे D1, पहला डिफरेंस। पहला डिफरेंस कैसा आएगा, 4 में से 2 माइनस होगा, 4 में से 2 माइनस होगा, तो 4 में से 2 माइनस किया 2 आ गया। फिर दूसरा डिफरेंस निकालो। दूसरा डिफरेंस कैसा आएगा, देखो पहले आपने इसमें से माइनस किया, अब अगला इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि एपी में तो हर किसी में गैप बराबर होता है ना। एपी कौन होता है, जहां पे हर किसी का गैप बराबर हो, तो पहला माइनस करो फिर दूसरा माइनस करो। तो अब 8 में से 4 को माइनस करोगे, 8 में से 4 को माइनस करो 4। अब आगे करने की जरूरत नहीं है। D1 2 आया, D2 4 आया, दोनों इक्वल नहीं है, ध्यान से देखो दोनों बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि D1 जो है वो D2 के बराबर नहीं है, और अगर ये इक्वल नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है तो ये एपी नहीं है, और एपी नहीं है तो आगे सॉल्व भी नहीं होगा, खत्म हो गई बात। पहले निकालो D1, दूसरा निकालोगे D2, इक्वल आ गया। बराबर देखो कॉन्सेप्ट को समझ लो, कॉन्सेप्ट को समझ लो कि हमें पहले D1 निकालना है फिर D2 निकालना है। अगर इक्वल आ गया तो एपी है, और अगर इक्वल नहीं आया तो एपी नहीं है, और एपी हुआ तो आगे के 3 टर्म आपको निकालने पड़ेंगे। यहां एपी नहीं है तो यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एपी नहीं है। जब एपी नहीं है तो आगे के 3 टर्म क्यों निकालू, तो ये खत्म हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट। चलिए बेटा यहां से मैं सेकंड पार्ट करता हूं। आई होप आप सब समझ में गए होंगे, तो आप अपने आप कर सकते हो। बाकी जिनको नहीं समझ में आया एक पार्ट और समझ लो, एक पार्ट और समझ लो, शायद और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या लिखा हुआ है, 2 5/2 3 और 7/2, 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन। देखिए बेटा जिनको समझ में नहीं आया एक पार्ट और समझ लो, शायद और अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले निकालूंगा D1। D1 कैसे निकालूंगा कि 5/2 में से माइनस करूंगा, किसको माइनस करूंगा, 2 को माइनस करूंगा। एलसीएम ले लो, 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, 5 एकम 5 होगा, 5 1 जा 5 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 5 में से 4 गया 1/2, ये आ गया आपका D1। इसे बोलेंगे D1। यू फाइंड द D1। नाउ D2, अब आपको D2 फाइंड करना है। तो D2 कैसे फाइंड करोगे, अब आपने इसमें से माइनस किया, अब ये वाला माइनस करो। कैसे माइनस करोगे कि 3 में से माइनस करूंगा किसको, 5/2 को माइनस करूंगा, नीचे 1 लगा लो, एलसीएम लो। 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, 3 2 जा 6 होगा, और 5 1 जा 5 होगा। बेटा 6 में से 5 माइनस करोगे 1/2, तो 1/2। अब आपका देखो D1 1/2 आ रहा है,
D2 1/2 आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। D1 एंड D2 दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो जब दोनों इक्वल आ रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगा कि D1 बराबर है D2 के। अब ये दोनों बराबर है तो यस इट इज अ AP, ये AP है, ये हमारा AP आ गया क्योंकि दोनों इक्वल है। अब ये AP है और क्वेश्चन में क्या कहा था, अगर ये AP है तो आगे के 3 टर्म आपको निकालने हैं। कॉमन डिफरेंस तो ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये रहा डिफरेंस, ये रहा डिफरेंस, ये रहा डिफरेंस, तो डिफरेंस मत निकालना, दोबारा मत निकालना, डिफरेंस तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना। डिफरेंस ये रहा, डिफरेंस ये रहा, 2 बार निकाला, एक बार की जगह 2 बार, तो डिफरेंस मत निकालना। अब हम आगे के 3 टर्म निकालेंगे, आगे के 3 टर्म निकालेंगे। तो आगे के 3 टर्म कैसे निकालेंगे, आपको कितने टर्म दिया हुआ है, देखो 1 2 3 4, आपको 4 टर्म दिया हुआ है, 1 2 3 4, 4 टर्म दिए हुए, 4 नंबर दिए हुए, आगे के 3 टर्म पूछ रहा है, यानी आपको 5वां टर्म निकालना है, 6 टर्म निकालना है और 7 टर्म निकालना है। आगे के 3 टर्म निकालना है आपको, तो 5 6 और 7 निकालना है। तो चलिए बेटा 1 बाई 1 आराम से फाइंड करेंगे। सबसे पहले 5वां टर्म, 5वें टर्म का फॉर्मूला होगा a + 4d, यही होगा ना फॉर्मूला 5वें टर्म का, a + 4d। फिर निकालेंगे 6 टर्म, 6 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a + 5d। फिर निकालेंगे बेटा 7 टर्म, और 7 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a + 6d। नाउ 1 बाई 1 करके हम वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। चलो बेटा a, देखो a क्या था, a आपके पास 2 था, ये रहा a की वैल्यू 2 था, तो a की जगह 2, a की जगह 2 आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, 4 की जगह 4 आएगा। d कितना आया था, तो 1/2 आया था, 2 को 4 से कैंसिल करोगे 2 आएगा, 2 में 2 ऐड कर दो, आपका आंसर 4 आ गया। नाउ a आपके पास 2 है, प्लस की जगह प्लस है, 5 की जगह 5 है, d की जगह आपके पास 1/2 है, इक्वल टू 2 की जगह 2 लिखोगे, 5 1 जा 5 अपॉन में 2, इनका लोगे एलसीएम, तो एलसीएम लो, 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, तो बेटा दोनों को ऐड कर दो, 4 और 5 को ऐड करोगे 9 अपॉन में 2, तो 9/2 जो होगा वो आपका 6 टर्म आ जाएगा। नाउ 7 टर्म आपको निकालना है, तो 7 टर्म कैसे निकालोगे, 1 + 6d, a क्या था 2, 6 की जगह 6, d की जगह लिखोगे 1/2, 2 को 6 से कैंसिल करो 3 बचेगा, 2 3 6 होता है ना, 2 3 जा 6, तो 2 + 3, 2 + 3 करोगे 5 आएगा। तो ये जो आ गया वो आपके आगे के 3 टर्म भी आ चुके हैं। आगे के 3 टर्म जल्दी से नोट करो बेटा, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट पे भी आ जाऊंगा। सब नोट कर लो बेटा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, थर्ड पार्ट आपके पॉइंट में आपको दिया हुआ है, तो घबराना मत, बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। अगर थोड़े से समझदार हो तो देखो AP है, क्योंकि दो का गैप है ना। देखो -1.2, फिर 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, तो आप खुद देख लो दो का गैप है, तो डायरेक्टली पता लग जाता है AP है या नहीं है। बड़ा सिंपल तरीका है, बाकी हमें सॉल्व करके तो देना ही पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है बेटा, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, इस टाइप का आपको दिया हुआ, ठीक है। और आपको पता AP है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं निकालूं पहला डिफरेंस D1, कैसे निकालूंगा, -3.2 में से माइनस करूंगा पहले वाले को, तो ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा। इसमें से पहले वाले को माइनस कर रहा हूं, तो ये वाला माइनस और इसके पास जो माइनस है दोनों मिलकर प्लस हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 1.2। पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के माइनस करके देखना, माइनस का 2 बचेगा, आप माइनस करके देख लेना। D2 कैसे निकालोगे, तो अब आप क्या करोगे, इसमें से इसे माइनस करोगे, तो -5.2 में से माइनस करूंगा किसको, इस वाले को, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा भाई साहब 3.2। फिर से आप माइनस करके देखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट, मुझे पता है -2 आएगा। क्यों पता है सर जी, आपको पता कैसे पता है सर जी, भाई एक बात होगा, 0.2 से 0.2 तो वैसे कैंसिल हो गया, -5 और प्लस का 3 तो -2 बचेगा, 0.2 से 0.2 कैंसिल हो गया, माइनस का 3 और प्लस का 1 तो -2 बचेगा। D1 आपका D1 देखो, D1 जो आया वो -2 आया, D2 जो आया वो भी -2 आया, तो क्योंकि D1 और D2 दोनों इक्वल है, इट मींस कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल है। और हम जानते हैं जब कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तो D1 = D2, ये दोनों इक्वल है, इट मींस ये AP तो है, यस आंसर आ दिया, यस ये AP तो है।
अब हमें आगे के 3 टर्म निकालने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 4 टर्म तो दिए हुए हैं, आगे के 3 टर्म निकालने यानी 5 6 7 निकालना है। तो चलिए बेटा 5 6 7 फाइंड करने निकला हूं मैं। सबसे पहले आपको A5 फाइंड करना है, फिर A6 फाइंड करना है, फिर A7 फाइंड करना है। तो A5 का फॉर्मूला होगा A + 4D, A6 का फॉर्मूला होगा A + 5D और A7 का फॉर्मूला होगा A + 6D। अब आपको केवल वैल्यू को रिप्लेस करना है। A की वैल्यू थी -1.2, प्लस की जगह प्लस आएगा, 4 की जगह 4 आएगा। डी क्या था? तो -2 था बेटा। बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। -1.2 की जगह -1.2 एज इट इज रहेगा। प्लस माइनस माइनस होता है, कई बार आपको बता दिया, अलग अलग साइन में माइनस आता है। 4 2 जा 8 होता है, -1 और -8 -9.2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -9.2 आ जाएगा। चलिए इनकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं। ए की जगह लिखोगे -1.2, प्लस की जगह आपका प्लस आएगा, 5 की जगह आपका 5 आएगा और डी की वैल्यू आपके पास -2 था। तो आगे सॉल्व करते हैं बेटा। -1.2 आपका एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस होता है -5 2 जा होता है 10, तो -1 और -10 -11.2 बचेगा। वैसे भी देखो -2 का गैप था ना, तो -9 के बाद -11 आया और -11 के बाद अब -13 आएगा, ये भी पता है। तो थोड़ा सा मैथ अगर अच्छी है तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब पहले से पता होता है। ए क्या है? -1.2 है, प्लस की जगह प्लस आएगा, 6 की जगह 6 आएगा, डी की जगह -2 आ गया। आराम से पुट करो। -1.2 एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस फिर से माइनस, 6 2 जा होता है 12, तो -1 और -12 -13.2 आ जाएगा। तो आगे के 3 टर्म भी आपने फाइंड कर लिए, 5 6 7, ये आगे के 3 टर्म। पहले अगर एपी आए तो ही आगे के 3 टर्म निकालना, अगर एपी नहीं है तो आगे 3 टर्म सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है बेटा। चलिए अब आते हैं 4th पार्ट पे। इस पार्ट के बाद आते हैं पार्ट नंबर 4th पे। तो एक बार देख लेते हैं पार्ट नंबर 4th क्या आपके पास। देखिए पार्ट नंबर 4th आपके पास है -10 -6 -2 और 2। तो लिख लेते हैं पहले -10 -6 -2 एंड 2, और इस फॉर्म में आपको दिया हुआ है। तो पहले आपको डिसाइड करना है एपी है या नहीं है। कैसे डिसाइड होगा? तो कॉमन डिफरेंस निकाल के। सबसे पहले D1 निकालो। कैसे निकालोगे? -6 में से माइनस करोगे। किसको माइनस करोगे? -10 को, तो ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 10 में से देखो 10 सोल्जर है प्लस के और 6 सोल्जर है माइनस के। 10 सोल्जर प्लस के और 6 सोल्जर माइनस के, तो प्लस वाले जीत रहे, 4 ज्यादा है तो प्लस का 4 आ जाएगा। D2 निकालोगे। कैसे निकालोगे? -2 में से माइनस करोगे, -2 में से माइनस करोगे किसको? तो ये +6 हो जाएगा। माइनस के 2 सोल्जर है, प्लस के 6 सोल्जर है, प्लस वाले जीत रहे हैं 4 से। तो फिर से देखो D1 और D2 फिर से इक्वल हैं, तो क्योंकि D1 और D2 दोनों इक्वल है तो लिखूंगा D1 = D2, दोनों इक्वल है, तो आंसर आएगा यस। और जैसे ही यस आ जाता है तो मेरा फर्ज है कि मैं आगे के 3 टर्म और निकाल लूं। 1 2 3 4 4 टर्म तो दिए हुए हैं, तो 5 6 7 फिर से मुझे वही निकालना पड़ेगा, 5 6 और 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मुझे निकालना है 5 टर्म, एक निकालना मुझे 6 टर्म, एक निकालना मुझे 7 टर्म। 5 टर्म होगा बेटा A + 4D, 6 टर्म होगा बेटा A + 5D, सबको क्लियर है? और 7 टर्म होगा बेटा A + 6D। क्लियर है सबको बात है? केवल वैल्यू को अब हम रिप्लेस करेंगे, 1 बाय 1 आराम से वैल्यू को रिप्लेस करो। A क्या था? स्टार्टिंग आप याद करो, स्टार्टिंग हुई थी -10 से, तो A की जगह लिखूंगा -10। क्लियर हो गया? प्लस की जगह प्लस आएगा, 4 की जगह 4 आएगा और D जो आया था वो आपका 4 आया था। याद करो अभी आपने D 4 निकाला था, देखो D आपका 4 आया था, 4 आया था ना, D आपका 4 आया था, तो D की जगह 4। -10 की जगह -10 रहेगा, प्लस की जगह प्लस रहेगा, 4 चौक होता है 16, 4 4 जा 16, 16 में से 10 माइनस करोगे आपका 6 बचेगा। ये आ गया आपका 5वां टर्म। नाउ 6 टर्म फॉर्म में क्या लगाओगे? A + 5D। A क्या था? A था -10, प्लस की जगह प्लस आएगा, 5 की जगह 5 आएगा। बेटा D याद करो, D था आपका 4, -10 की जगह -10 लिखोगे,
5 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 20 आएगा, और 20 में से 10 माइनस करोगे आपका 10 आ जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। शायद खुद भी कर रहे होंगे, शायद आप ये सारे पार्ट खुद ही कर रहे होंगे, मैं तो इसलिए करा रहा हूं। कोई बच्चा मैथ वो बहुत ज्यादा वीक है तो वो यहां से देख के कर लेगा। ए क्या है तो -10 है, प्लस की जगह प्लस आएगा, 6 की जगह 6 आएगा, और डी की जगह आपको 4 दे रखा है। -10 की जगह -10 लिखोगे, प्लस की जगह प्लस लिखोगे, 6 4 जो होता है 24, और 24 में से 10 माइनस करोगे आपका 14 आ गया। तो ये आपके आगे के 3 टर्म निकल गए, 5 6 और 7। क्लियर हो गया बेटा। पहले हमें डिसाइड करना होता है कि एपी है या नहीं है। एक बार ये डिसाइड हो गया कि एपी है तो आगे के 3 टर्म आपको अच्छे से निकालने आते हैं, बहुत आराम से। अगर जिसने एक पार्ट बहुत अच्छे से समझ लिया, अब इस टाइप के कोई भी कितने भी क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आ जाए ना, 5000 भी क्वेश्चन कर लो तो फायदा नहीं है ना, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 2 क्वेश्चन ही बहुत है। तो ठीक है, आप हर पार्ट देखो, जो पार्ट नहीं हो वो यहां से देख के कर लेना। यहां पे आपका ये पार्ट खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, पार्ट नंबर 5, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधिकतर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। पार्ट नंबर 5 में अधिकतर बच्चों को, आप में से अधिकतर बच्चों को पार्ट 5 आप देखने आए होंगे, यस ना। पार्ट 5 आप में से बहुत बच्चे देखने आए होंगे कि पार्ट 5 आप नहीं हुआ होगा। सबको नहीं कह रहा मैं, मुझे पता है कुछ बच्चे कर लेंगे, लेकिन आप में से अधिकतर बच्चे पार्ट 5 देखने जरूर आएंगे। हम टीचर है ना, हमें पता है ना, एक्सपीरियंस इसी तो कहते हैं। इतने साल पढ़ा हमने कहा, हमें पता है कि ये अधिकतर बच्चों को ये प्रॉब्लम आएगी। अंडर रूट देखते हैं पागल हो जाते हैं आधे तो। अंडर रूट देखा नहीं कि कोशिश भी नहीं करते ना भाई, हम कोशिश भी नहीं करते। अंडर रूट ओ हो छोड़ना, सर जी कहा रहे देख लेते हैं, यही बात है ना, देख लो। चलो आइए, क्या है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। तो इस प्रकार से आपको एक पैटर्न दिया हुआ है। ये आपका 5th पार्ट है, तो चलिए 5th पार्ट सॉल्व कराता हूं बेटा। एक 3 है, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, इस टाइप का आपको दिया हुआ है, और आपको बताना एपी है या नहीं है। तो सर जी कैसे डिसाइड होगा एपी है या नहीं है, तो क्या निकालूं डिफरेंस, एक D1 और एक D2। बिल्कुल, √2 आ गया तो इसका मतलब थोड़ी कुछ अलग करेंगे भाई। √2 आ गया तो ये थोड़ी पाकिस्तान चला जाओगे उसको सॉल्व करने है, तरीका वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले D1 फाइंड करते हैं। D1 कैसे फाइंड करूंगा, इसमें से माइनस कर दो। तो 3 प्लस √2 में से मैं माइनस करूंगा किसको, 3 को। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा। D2 निकालूंगा। D2 कैसे निकालूंगा, इसमें से इसे माइनस करो। तो 3 प्लस 2√2 में से, 3 प्लस 2√2 में से माइनस करूंगा, किसको माइनस करूंगा, इसको माइनस करूंगा। तो माइनस करो 3, और ये प्लस नहीं आएगा, ये भी माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि आपने यहां माइनस के साइन लगाया, और जब हम माइनस के साइन लगाते हैं तो आगे के साइन चेंज हो जाते हैं। दोबारा देख लो, इसमें से इसको माइनस करना है, तो 3 प्लस 2√2 में से माइनस करना है, किसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है। तो 3 प्लस √2 मत लिख देना, 3 माइनस √2 आएगा। यही गलती होती है, क्योंकि आपने यहां माइनस लगाया था, आगे के साइन चेंज हो जाएंगे। 3 और 3 आपका कैंसिल हो गया। यहां √2 जो है वो 2 बार है, और यहां √2 जो है 1 बार है। तो बेटा 2 में से 1 घटाओगे तो 1 लिखते नहीं है, तो √2 बचेगा। दोबारा देख लो, √2 2 बार है, √2 2 टाइम्स है, √2 1 टाइम्स है। तो 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा ना, 1 लिखते नहीं है, √2 बचा। क्लियर हो गया। तो 2 √2 में से जब √2 माइनस करेंगे तो √2 बचेगा। ये आपको याद रखना है कि √2 2 बार है, यहां 1 बार है। तो 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो 1 √2 बचना चाहिए, 1 लिखते नहीं इसलिए √2 लिख देंगे। अब आप देखो, आपके पास जो D1 है और D2 है दोनों इक्वल है। D1 भी √2 है और D2 भी √2 है, दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, तो एपी हो गया। तो क्या लिखेंगे कि D1 बराबर है D2 के, ये दोनों ही इक्वल है, तो आंसर तो यस आएगा। और जैसे ही यस आता है तो मुझे फिर से आपको 3 पार्ट फाइंड करने पड़ेंगे। कौन कौन से पार्ट फाइंड करने पड़ेंगे, एक मुझे 5 पार्ट, एक मुझे 6 पार्ट, और एक मुझे 7 पार्ट फाइंड करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला लगाऊंगा a + 4d, इसका फॉर्मूला होगा a + 5d, और इसका फॉर्मूला होगा a + 6d। सर जी आप ये तो रहने दो, अब ये तो हम खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। नहीं बेटा, मैं सब कुछ सॉल्व कराता हूं बेटा, मेरी यही आदत है, मैं सब कुछ सॉल्व कराता हूं बच्चे। लाल मेरे सोना, मेरे ढोकले, बेटा मैं सब कुछ सॉल्व कराता हूं बेटा। a की वैल्यू क्या थी, तो 3 थी, प्लस की जगह प्लस था, 4 की जगह 4 था, और d की जगह √2 था। इससे ज्यादा सॉल्व भी नहीं होगा। तो 3 + 4 √2 हो गया आंसर, सॉल्व भी नहीं होगा। अब ये मत करना 3 में 4 ऐड कर दिया 7 √2, ये मत करना भाई, यही ऐड नहीं होगा, ये इसके साथ √2 है, इसके साथ √2 नहीं है, यही छूट जाएगा। 3 + 4 √2 खत्म हो गया।
ए क्या था, ए आपका 3 था, प्लस 5 की जगह 5 आएगा, और डी क्या था, डी आपका √2 था, यही खत्म हो जाएगा। ए क्या था, ए आपका 3 था, 6 की जगह 6 आ जाएगा, और डी की जगह √2 हो जाएगा। तो हो गया आंसर, खत्म हो गया। फिफ्थ पार्ट, ये फिफ्थ, ये 6th और ये 7, खत्म हो गया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लो बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट देखो, 6 पार्ट पे आते हैं। 6 पार्ट में देखो पहले क्या है, 0.2, इस टाइप का कभी भी एपी नहीं हो सकता। 0.2, 0.22, 0.222, 0.222, इस टाइप का कभी एपी होता नहीं है, लेकिन हमें तो प्रूफ करके देना पड़ेगा ना, ऐसा तो लिख सकते हैं हम। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या एपी नहीं है, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। 0.2, 0.22, 0.222, फिर 0.2222 डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हमें डिसाइड करना है कि एपी है या नहीं है। तो सिंपल तरीका है, पहले मैं निकालूंगा D1। D1 क्या होता है कि इसमें से आप इसे माइनस करो, तो 0.22 में से माइनस करूंगा 0.2 को। अब मैंने आपको कहा था पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के माइनस करो, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के माइनस करो। 0.22 में से 0.2 रख के माइनस करोगे, 2 की जगह आपका 2 आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, तो ये बचेगा आपका 0.02 बचेगा। अब आप D2 निकालो, D2 कैसे निकालोगे, तो इसमें से इसे माइनस करो, तो 0.222 में से माइनस करोगे 0.22, माइनस करके देख लेना 0.022 आया। अब देखो ध्यान से, दोनों इक्वल नहीं है, आपने ध्यान से देखा हो तो D1 और D2 ये इक्वल नहीं है। D1 क्या आया, D1 आया 0.02 और D2 क्या आया 0.002, तो दोनों इक्वल नहीं है ना। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो मैं लिख सकता हूं ना कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, कि D1 और D2 बराबर नहीं है। और जब ये बराबर नहीं है तो आंसर नो आ जाएगा कि AP नहीं है, और AP नहीं है तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया बेटा, सिंपल हर क्वेश्चन वही कर रहे हैं, पहले D1 निकाला, फिर D2 निकाला, D1 निकाला, D2 निकाला, दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं होता तो आंसर नो आता है, जब नो आता तो आगे सॉल्व भी नहीं होता, जब ये AP नहीं है तो आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं 6 पार्ट पे। पार्ट नंबर 6 देखो बेटा, बहुत सारे इसके पार्ट हैं। पार्ट नंबर 6, अच्छा पार्ट नंबर 6 था ये, 7 पार्ट पे आते हैं, सॉरी बेटा 7 पार्ट पे देखो। 7 पार्ट में आपको क्या दिया हुआ देखो, 0, -4, -8, -12। अब देखो खुद देखो, आप खुद देखो, आप ये नहीं कि मेरे से पूछ रहे हो या किसी से पूछ रहे हो, आप खुद अंदाजा लगाओ। 4 का टेबल नहीं पड़ रहा है, अगर 0 को हटा दिया 1 मिनट के लिए तो देखो 4 का टेबल आ रहा है, 4 का टेबल आ रहा है, 4, 8, 12 ऐसे आ रहा है, तो ये एपी होगा। सिंपल सी बात है, आधे क्वेश्चन के तो ऐसे ही पता लग जाते हैं आंसर की एपी है या नहीं है। कुछ क्वेश्चन होते हैं हमें सॉल्व करना पड़ता है, तो ये पता लग रहा है एपी है, लेकिन हम डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते ना एपी है, हमें तो सॉल्व करके देना पड़ेगा उसी प्रकार से। तो चलिए बेटा 7th पार्ट पे आता हूं, यहां लिख देता हूं पार्ट नंबर 7। 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। तो हमें डिसाइड करना है एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा D1। कैसे निकालूंगा, तो माइनस करना पड़ेगा, तो -4 में से माइनस करूंगा 0 को, तो भैया 0 तो कुछ होता नहीं, तो आंसर -4 आएगा। अब निकालूंगा D2। D2 कैसे निकालूंगा, तो -8 में से -8 में से माइनस करूंगा किसको, -4 को, तो ये वाला माइनस और ये वाला बच्चों प्लस होता है। यही चीज आपको याद रखनी है, यही गलतियां होती है बच्चों से। -8 में से माइनस करना है -4 को, तो प्लस हो जाएगा। -8 सोल्जर और प्लस के 4 सोल्जर, तो माइनस वाले जीतेंगे, माइनस के 4 सोल्जर। तो आप देख सकते हो कि D1 और D2, D1 की वैल्यू -4 आया और D2 की वैल्यू भी -4 आया, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं ये AP है। तो क्या लिखूंगा, D1 जो है वो D2 के इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो AP आएगा, यस, और यस आएगा तो मुझे आगे के 3 टर्म फिर से फाइंड करने पड़ेंगे। कौन कौन से टर्म फाइंड करने पड़ेंगे, ए मुझे फाइंड करने का A5, ए फाइंड करना पड़ेगा A6 और A7। चलिए बेटा 1 बाय 1 आराम से फाइंड करते हैं। A5 का फॉर्मूला होगा A + 4D, इसका फॉर्मूला होगा बेटा A + 5D, और इसका फॉर्मूला होगा बेटा A + 6D। आराम से 1 बाय 1 करके वैल्यू को रिप्लेस करो। ए था आपका 0, यहां भी 0, यहां भी 0, ए तो तीनों में बराबर होगा, प्लस प्लस प्लस, 4 की जगह 4, डी याद करो, डी आपका -4 आया था, देखो डी की वैल्यू -4 आया था, तो डी की जगह -4 लिखेंगे। 0 तो कुछ होता नहीं है, 4 की 4 से गुना करोगे माइनस का 16 हो जाएगा। 5 की जगह 5 आएगा, डी की जगह -4, 0 तो कुछ होता नहीं है, 5 की -4 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 20 हो जाएगा। 0 तो कुछ होता नहीं है, 6, डी की जगह -4,
बेटा 6 की -4 से करोगे -24 हो जाएगा। तो ये जो होंगे वो आगे के 3 टर्म है, वो आपके आंसर आ गए -16। वैसे भी अगर सिंपल सा देखा जाए, देखो 4 का टेबल तो दिया था तो आंसर पता लगा कि सही है, क्योंकि 4, 8, 12, 16, 20, 24 यही आ रहा है ना, 4 का टेबल ही आ रहा है, तो पता लग गया कि हमारा आंसर सही है। तो बिल्कुल आराम से सॉल्व करोगे तो कभी भी ना गलतियां नहीं होगी। चलिए 8 पार्ट देखिए, इस टाइप का देखो, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, ये एपी है, सीधी सी पता लग रहा है। -1/2, अब मैं कहूं 2, 2, 2, 2, 2, तो गैप 0 हुआ ना, 2 फिर से 2 फिर 2, 4, 4, 4, 4, 4, गैप क्या है 0, तो एपी है ना, क्योंकि हर बार गैप 0 है। तो इस टाइप से -1/2, -1/2, -1/2, ये सब एपी है। तो क्योंकि हम तो लिख नहीं सकते ना बेटा डायरेक्ट, हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि एपी है, हमें तो एग्जाम में सॉल्व करके देना पड़ेगा ना कि एपी है तो क्यों है, रीजन बताना पड़ता है। तो चलिए हम सॉल्व करेंगे इसको, घबराना नहीं है। -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 लिख लेते हैं। ये 8 पार्ट था शायद, हम 8 पार्ट पे आ चुके हैं। जी हाँ, हम 8 पार्ट पे आ गए। बहुत सारे पार्ट हैं इसके, मैं सारे पार्ट कराता हूं बेटा। -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2, ये लिख लिया आपने, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले निकालेंगे D1। कैसे निकालोगे बेटा, आप डायरेक्ट चाहो तो 0 लिख देना, क्योंकि देखो कोई भी गैप नहीं है ना, इनके बीच गैप ही नहीं है, तो गैप नहीं है तो 0 होगा, डायरेक्ट लिख सकते हो। लेकिन चलिए मैं सॉल्व करके दे देता हूं। -1/2 में से माइनस करूंगा, किसको माइनस करूंगा भाई, -1/2 में से इसको माइनस करूंगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया 1/2, -1/2 से +1/2 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। नाउ D2 कैसे निकालूंगा कि -1/2 में से माइनस करूंगा, किसको माइनस करूंगा, तो इसको माइनस करूंगा, तो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस हो गया 1/2, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 फिर से आपका 0 हो गया। तो D1 एंड D2 आप देखो दोनों इक्वल है, D1 की वैल्यू 0 आया, D2 की वैल्यू 0 आया। अब जब दोनों इक्वल है, तो जब दोनों इक्वल आते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हम ये लिखते हैं कि D1 जो है वो D2 के इक्वल है, और दोनों इक्वल है तो आंसर क्या आएगा, यस आएगा। क्लियर हो गया। अब एपी है तो आगे के आपको 3 टर्म निकालने पड़ेंगे, तो आगे के 3 टर्म भी सेम ही आएंगे। आप देखो ना, जब ये चारों ही सेम है तो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट 5th 6th 7th सारे टर्म सेम आएंगे, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो आंसर। क्लियर हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, नंबर नहीं करते बेटा, आप खुद देख रहे हो ना। देखो डिफरेंस क्या है, 0 का डिफरेंस है, डिफरेंस है नहीं ना, तो अगला टर्म भी यही आएगा, नेक्स्ट टर्म भी वही आएगा, मतलब इनफिनिटी तक यही आता रहेगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, घबराना नहीं है, इसमें डायरेक्ट लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो कि A5 जो आएगा वो भी -1/2 आएगा, A6 जो आएगा वो भी -1/2 आएगा, और A7 भी आएगा वो भी -1/2 आएगा, क्योंकि डिफरेंस ही नहीं है, डिफरेंस 0 का है, तो यही नंबर आते रहेंगे। -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, यही चीज रिपीट होता रहेगा पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा बेटा। अब आते हैं 9 पार्ट पे, देखते हैं 9 पार्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट पेज पे है शायद, जी हाँ नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पार्ट नंबर 9। बहुत पार्ट है इसके, मैं कोशिश करूंगा आपको हर पार्ट समझा देने की। 15 पार्ट है टोटल इसके। देखिए 13927, 13927, ये तो सिंपल है, खुद भी कर सकते हो। 139 पार्ट पे आ चुके हैं बेटा। 13927 डॉट 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 डॉट, हमें डिसाइड करना है एपीआई नहीं, तो बड़ा सिंपल है। पहले निकालूंगा D1। D1 कैसे निकालूंगा भाई, D1 कैसे निकालूंगा, इसमें से माइनस करोगे आप, इसमें से इसे माइनस करोगे ना, तो 3 में से 1 को माइनस करोगे, आपका 2 आ जाएगा। फिर आप D2 निकालोगे, D2 कैसे निकालोगे, माइनस करो, तो 9 में से 3 को माइनस करूंगा, 6 हो गया। यही डिसाइड हो गया एपी नहीं है, आप यही डिसाइड कर सकते हो एपी नहीं है। D1 अलग आ रहा है, D2 अलग आ रहा है, दोनों अलग अलग वैल्यू है ना, D1 D2 दोनों अलग आ रहा है। तो जब दोनों अलग आ रहा है तो मैं यही लिख सकता हूं क्या कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, कि दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, नहीं एपी नहीं है। देखो प्रेजेंटेशन देखो, आप हर क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन देख रहे हो किस प्रकार कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन सीखो बेटा, लिखने का तरीका, बोर्ड में लिखने का तरीका सीखो, इसकी बहुत वैल्यू होती है। प्रेजेंटेशन बहुत मायने करता है। आप ऐसे तैसे कैसे भी कहीं भी लिख दोगे, मार्क्स नहीं मिलेगा। वहां वो बोर्ड का एग्जाम है, वहां थोड़ी आपको जानते हैं किसका आंसर शीट है, आपका बोर्ड ही आपकी खूबसूरती को प्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए 10 पार्ट पे आते हैं बेटा, 10 पार्ट देख लेते हैं पहले। 10 पार्ट क्या है हमारे पास, 10 पार्ट देखो, A 2A 3A 4A, तो सिंपल पता लग रहा है एपी है। तो 10 पार्ट पे आता हूं बेटा, पार्ट नंबर 10 क्या है, A 2A 3A 4A एंड सो ऑन, ये आपको दिया हुआ, इस फॉर्म में दिया हुआ। तो सबसे पहले D1 निकालना पड़ेगा मुझे, तो D1 फाइंड करता हूं। D1 कैसे फाइंड करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा, 2A में से A माइनस करूंगा बेटा, 2A में से A माइनस करोगे A बचेगा।
अब D2 फाइंड करोगे, D2 कैसे फाइंड करोगे, इसमें से इसे माइनस करोगे, तो 3a में से 2a माइनस करूंगा भाई, 3a में से 2a माइनस करूंगा फिर भी a बचेगा। तो क्लियर हो गई ना बात, दोनों इक्वल है। देखो D1 की वैल्यू a आ रही है, D2 की वैल्यू a आ रही है, दोनों की वैल्यू a आ रही है, D1 भी a है, D2 भी a है, तो क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो मैं लिख सकता हूं कि D1 बराबर है D2 के, और जब ये दोनों इक्वल है तो यस इट इज अ AP, और अगर AP है तो मुझे आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए आगे के 3 टर्म और फाइंड करते हैं बच्चों। एक आपको 5th टर्म फाइंड करना है, एक आपको 6th टर्म फाइंड करना है, और एक आपको 7th टर्म फाइंड करना है। 5th टर्म का फॉर्मूला आपका क्या था, a प्लस 4d, a प्लस 4d, फॉर्मूला लिख लेता हूं, a प्लस 4d, a प्लस 4d, यहां आएगा a प्लस 5d, और यहां आएगा बच्चों a प्लस 6d। नाउ रिप्लेस द वैल्यू, आराम से रिप्लेस करेंगे। a पहला टर्म होता है, देखो a तो a ही था, पहला टर्म a ही था आपका पास, तो a की जगह a आएगा, a की जगह a आएगा, a की जगह a आएगा, यहां 4 आएगा, यहां 5 आएगा, यहां 6 आएगा, यहां d क्या आया था, d देखो d क्या आया था, d भी a आया था, d भी क्या आया था, a आया था, तो d की जगह a आ जाएगा, d की जगह a आ जाएगा, d की जगह a आ जाएगा। बेटा 4a में a ऐड कर दोगे, 4a में a ऐड कर दो तो ये 5a बन जाएगा। ऐसे ही 5a में a ऐड कर दोगे तो ये आपका 6a बन जाएगा, और 6a में a ऐड कर दोगे तो आपका 7a आएगा। और वैसे भी चेक कर सकते हो, आप खुद भी चेक कर सकते हो, देखो a चेक कर लो ना, देखो 1, ये 1a मतलब क्या, 1a, इसे बोलेंगे 1a, 1a 2a 3a 4a एंड here's the 5a 6a एंड 7a। तो एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, एक सीक्वेंस के पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो ये तो एपी की पहचान है, ये सीक्वेंस फॉलो होगा, तो आपका आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट पार्ट ये हमारा हो चुका है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 11 पे। 11 देखो आपके पास 11 क्या है, a स्क्वायर a क्यूब a 4, और पावर कभी माइनस में होता नहीं है, इसलिए हमें डायरेक्ट पता है AP नहीं है, पावर माइनस नहीं कर सकते आप, पावर ऐसे माइनस नहीं होता। तो पार्ट नंबर 11 है, शायद 11 है ना, एक बार चेक कर लूं मैं, हाँ जी 11 है। क्या है आपके पास, a है, देन a स्क्वायर है, a क्यूब है, और a की पावर 4 है, और पावर बेटा हम माइनस नहीं कर सकते, तो पहले d1 निकालेंगे। d1 कैसे निकालोगे, माइनस करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर माइनस a, तो a स्क्वायर में से a माइनस नहीं हो सकता, a स्क्वायर में से a माइनस नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा आप a कॉमन ले सकते हो, आप बहुत ज्यादा करोगे तो a कॉमन आ जाएगा बस, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं है, तो a स्क्वायर माइनस a आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अब निकालूंगा d2 कैसे निकालूंगा, तो ये माइनस करना पड़ेगा, a3 माइनस a स्क्वायर, तो ना ये माइनस होगा ना ये माइनस होगा, इन दोनों इक्वल नहीं है। हाँ अगर आप आगे करना चाहो तो एक काम कर सकते हो, दोनों में से a कॉमन ले सकते हो, अगर दोनों में से a कॉमन ले लोगे तो इसके पास तो a बचेगा क्योंकि a स्क्वायर था, माइनस इसके पास 1 बचेगा। यहां देखो a क्यूब और a स्क्वायर, a क्यूब और a स्क्वायर में से a स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, a क्यूब में से अगर a स्क्वायर कॉमन लोगे तो a बचेगा, और a स्क्वायर में कॉमन ले चुके हो तो 1 बचेगा। तो ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये दोनों फर्क है ना, देखो ये दोनों फर्क है ना, ये a है a स्क्वायर है, तो दोनों इक्वल कहां हुए। ये करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी आप यहीं पे छोड़ दो क्योंकि पावर माइनस नहीं होती। सिंपल रीजन क्या है कि पावर को हम ऐसे माइनस नहीं कर सकते, ज्यादा आप कॉमन ले सकते हो, तो क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, d1 अलग आ रहा है, d2 आपका मैच नहीं कर रहा उससे, तो जब दोनों इक्वल नहीं है तो क्या लिखोगे, d1 इज नॉट इक्वल टू d2, एंड व्हेन डिफरेंस इज नॉट इक्वल इट इज नॉट अ AP, या AP नहीं है, तो आपका नो आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, व्हेन देयर इज नॉट इक्वलिटी इन डिफरेंस, अगर आपका डिफरेंस इक्वल नहीं है तो AP नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि AP की डेफिनेशन यही थी कि डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, तो डिफरेंस इक्वल नहीं है तो AP नहीं है, खत्म हो गई, और AP नहीं है तो आगे को आपको सॉल्व करना नहीं है। चलिए 12 पार्ट पे आते हैं बेटा, पार्ट नंबर 12 पे आता हूं। पार्ट नंबर 12 देखो बेटा, पार्ट नंबर 12 क्या है, ओहो बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप देखो, आप में से अधिकतर बच्चे यहीं आकर रुकोगे, आप में से अधिकतर बच्चे यहीं आकर रुकोगे, पक्का रुकोगे, ये वाला पार्ट आप में से अधिकतर बच्चे जरूर देखेंगे, जरूर देखेंगे, आप देख लेना, सही कह रहा हूं ना मैं, आप देख लो भाई, एक्सपीरियंस है, हमें भी इतने साल हो गए ना बच्चों के साथ, अधिकतर बच्चे यहीं आकर रुकोगे, यहां दिक्कत होगी आपको। √2, √8, √18, √32 ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूं 2, 8, 18 और 32, √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। अब हमें डिसाइड करना है बेटा ये AP है या नहीं है, तो कैसे डिसाइड करेंगे, डिफरेंस निकाल के, तो चलिए डिफरेंस निकालते हैं, बहुत आराम से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे बच्चों को कंफ्यूज करता है ये। तो क्या करूंगा, पहले माइनस करूंगा √8 माइनस √2। तो ये ऐसे माइनस नहीं होता, √ ऐसे माइनस नहीं हो सकता। तो 8 के फैक्टर करूंगा, बेटा 8 के फैक्टर कर लो साइड में। अगर आप 8 के फैक्टर करोगे 2 से करोगे 4 आएगा, 2 से करोगे 2 आएगा, 2 से करोगे 2 आएगा। तो देखो 2 के पेयर बन गए, 2 के तो जोड़े बन गए, 2 के पेयर बन गए और 2 अकेला रह गया। ऐसे बोलेंगे 2 √2। 2 के तो पेयर बन गए, 2 के तो जोड़े बन गए, बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया। तो इसे बोलेंगे 2 √2। क्या पढ़ेंगे, 2 √2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। √8 का मतलब होता है 2 √2 में से √2 माइनस कर रहे हो। तो √2 2 बार है और √2 1 बार है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि √2 2 बार है, √2 1 बार है। तो √2 2 बार में से √2 1 बार माइनस करोगे तो √2 1 बार बचेगा, 1 हम लिखते नहीं है। तो 2 √2 में से बेटा √2 माइनस कर दो, √2 बचता है। अब यहां गलतियां क्या क्या होती है। पहली गलती, बच्चा क्या करता है, √8 में से √2 माइनस कर दिया, √6 लिख दिया, जो बेहद ही कमजोर हो। मैथ में अगर बेहद ही कमजोर हो तो √8 में से √2 माइनस कर √6 लिख देता है बच्चा, पता नहीं कहां से। पहली गलती ही होती है। चलो अगर ये समझ में आ गया तो यहां पे आ गया। अब दूसरी टाइप के बच्चे होते हैं जो एवरेज बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल एवरेज बच्चे हैं, जिनको थोड़ी बहुत मैथ आती है, वो क्या करते हैं, √2 से √2 कैंसिल, 2 बच गया। आप एवरेज की कैटेगरी में हो। और अगर इसके बाद आप यहां तक सही हो तो आप एवरेज से अबव एवरेज हो, आप बहुत अच्छा लाइफ में आगे जा सकते हो। ये पहचान है बच्चों की भाई, हमें आंसर शीट देखते ही पता लग जाता है। आंसर शीट देखते ही पता लग जाता है किस टाइप के बच्चों का आंसर शीट हमारे पास है। पागल थोड़ी है टीचर यार, बहुत साल हो गए ना उन्हें पढ़ाते हुए। तो आप डिसाइड कर लो अपने आंसर देखकर। हाँ, अगर आप इस कैटेगरी में हो तो मेहनत करो इस कैटेगरी में पहुंचने की। अगर आप इस कैटेगरी में हो तो हार्ड वर्क करो, इस कैटेगरी में पहुंचने की। पहुंचा जा सकता है, नामुमकिन लाइफ में कुछ भी नहीं है, ये तो आप भी जानते हो। मेहनत करें तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया D1। अब मैं फाइंड करूंगा बेटा D2। तो चलिए D2 फाइंड करता हूं। D2 कैसे फाइंड करूंगा, माइनस करके। तो √18 में से माइनस करूंगा √8 को। बेटा √18 के फैक्टर कर लो, साइड में फैक्टर कर लेना। √18 के फैक्टर कर लेना, 3 √2 आएगा। और √8 के तो आपने फैक्टर करे ही थे, तो 2 √2 आया था। 3 में से 2 गया, 1 लिखते नहीं है तो √2 आ जाएगा। देखो दोनों का गैप बराबर आ रहा है भाई। √2 3 बार है, √2 2 बार है। तो ये √2 जो है 3 टाइम्स है, √2 जो 2 टाइम्स है। तो 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। 3 में से 2 माइनस करोगे 1 लिखते नहीं है तो √2 बचेगा। अब आप देख रहे हो कि दोनों का D जो इक्वल है, D1 और D2 दोनों इक्वल है ना। D1 और D2 आपके दोनों पार्ट इक्वल है। और जब हमें पता है कि जब दोनों डिफरेंस इक्वल है तो हम उसे बोलेंगे AP। तो मैं क्या लिखूंगा आगे कि बिकॉज D1 इज इक्वल टू D2, यस इट इज अ AP, कि यह एक AP है। और अगर ये AP है तो मुझे आगे के 3 टर्म भी फाइंड करने पड़ेंगे। कौन कौन सा टर्म फाइंड करने पड़ेंगे सर, एक मुझे फाइंड करना पड़ेगा 5 टर्म, एक 6 टर्म और एक 7 टर्म। ये 3 टर्म मुझे फाइंड करने पड़ेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 करके फॉर्मा लगाइए, वैल्यू पुट करिए। वेट क्या किसका कर रहे हो आप, वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो आप वीडियो को आगे देखना, आ जाए तो बहुत बढ़िया, आगे फॉरवर्ड करो और आगे बढ़ जाओ। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। 5th टर्म क्या होगा, 5th टर्म होगा आपका A + 4D। 6th टर्म होगा बेटा A + 5D और 7th टर्म होगा बेटा A + 6D। वैल्यू पुट करते चलते हैं, वैल्यू को 1 बाय 1 करके वैल्यू पुट करते हैं। A याद करो, A कहां से स्टार्ट हुआ था, A स्टार्ट हुआ था √2 से। √2 से A क्या था, √2 था। तो A की जगह लिखोगे √2 प्लस 4 की जगह 4 और D भी आया था आपका √2 आया था। क्लियर हो गया। इन दोनों को ऐड कर सकते हो, कैसे ऐड करोगे, तो √2 जो है वो 4 बार है, √2 1 बार है। क्या क्लियर होगी मेरी बात। √2 4 टाइम्स है, √2 1 टाइम्स है। तो 1 और 4 को ऐड करोगे तो 5 √2 बोलेंगे। या तो आप यही छोड़ दो, या तो आप यही छोड़ दो, यही आंसर है। लेकिन अगर यहां छोड़ दोगे तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर जी NCERT के पीछे आंसर मैच नहीं कर रहा, सर जी गलत है ये। भाई सही है, चलो आपको पीछे का आंसर मैच करना है, आ जाओ, मेरे पास वो भी है। मेरे पास आप जैसे बच्चों का है इलाज, बहुत साल हो गए ना भाई, मुझे पता है क्या तुम बोल सकते हो। सर जी मैच नहीं कर रहा, ये आंसर मैच करवा देता हूं। ये जो 5 है ना बेटा, अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं, ये 5 बाहर कब आया होगा, आप खुद सोचो। 5 बाहर कब आया होगा, जब 5 के पेयर होंगे। बाहर कब आता है, जब पेयर बनता है। तो 5 बाहर का होगा जब पेयर बने होंगे। तो जब इसको अंदर ले जाऊंगा तो 5 को 2 बार लिखना पड़ेगा और इनटू में 2 पहले से अंदर था। तो 5 की 5 से करो 25, 25 दूनी होता है 50, √50 चेक कर लो। हाँ सर जी ये मैच कर रहा है सर। तो भाई वही चीज थी, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, चलिए भाई मेरे पे हर टाइप के बच्चे आते हैं, मैं सबका आंसर देना चाहता हूं, कोई बच्चा खाली हाथ ना जाए। ए की वैल्यू क्या है बेटा, √2 है, प्लस 5 की जगह 5 है और D भी था आपका √2।
अब देखो √2 5 टाइम्स है, √2 1 टाइम्स है, तो 5 में 1 ऐड करोगे 6 √2, या तो यहीं छोड़ दो या 6 को अंदर ले जाओ, तो 6 को अंदर ले जाओगे तो 6 दो बार आएगा और इनटू में 2 मल्टीप्लाई कर लोगे, 6 जा 36 और 36 की 2 से करोगे 72, है ना, यही आएगा ना। चेक कर लेना बेटा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो माफी कर देना, माफ कर देना बेटा। ए क्या है तो √2 है, 6 की जगह 6 आ जाएगा। डी क्या है, डी भी √2 है, यहाँ √2 6 टाइम्स है, √2 1 टाइम्स है, तो 6 में 1 ऐड करोगे 7 √2, या तो यहीं छोड़ दो या 7 को अंदर ले जाओ, 7 को अंदर ले जाओगे तो फिर वही 7 × 7 × 2, 7 की 7 से करोगे 49, 49 की 2 से करोगे आपका 98 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इस प्रकार से एग्जैक्ट आंसर भी फाइंड कर सकते हो, बाकी आप चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बता दिया ये वाला क्वेश्चन। अधिकतर बच्चों आप आए होंगे जरूर इस क्वेश्चन पे, बहुत बच्चों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसा सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इसमें किसी का पेयर नहीं बन रहा। देखो 6 में किसी का पेयर नहीं बन रहा, 9 में पेयर बन रहा है लेकिन √ में कुछ नहीं बचेगा, 12 में पेयर बन रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एपी नहीं होते। फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। तो √3, √6, √9, √12, √ में 3 का टेबल आपको दिया हुआ है। तो यहां पे आता है, ये कौन सा पार्ट है आपका, है ये 13 पार्ट। अब हम 13 पार्ट पे आ चुके हैं, पार्ट नंबर 13 कर रहा हूं बेटा। ठीक है, √3 दिया हुआ है, √6 दिया हुआ है, √9 दिया हुआ है, √12 दिया हुआ है, अल्टीमेटली 3 का टेबल दिया हुआ है √ के अंदर। अभी किस टाइप के बच्चे दिया हुआ है, जो बिलो एवरेज बच्चे होते हैं, जिनकी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक होती है, वो नॉर्मली क्या करेंगे, वो नॉर्मली ये करते हैं कि जब D1 निकालते हैं ना तो माइनस करेंगे, तो √6 माइनस √3 लिखेंगे, और √6 में से √3 माइनस करेंगे, 6 में से 3 क्या 3 लिख देंगे। तो ये आपकी पहचान हो गई, पेपर में पहला क्वेश्चन यही है, टीचर ने देख लिया, आप पता लग गया कि आप किस कैटेगरी के हो, आप बिलो एवरेज में आते हो। और अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आपका पास होना मुश्किल है, मैं आपको पहले बता दूं। टीचर जो वहां पे आपके आंसर शीट कॉपी चेक कर रहे हैं ना बोर्ड में, तो वो समझदार है भाई, बहुत बच्चों को पढ़ा के वहां तक पहुंचे हैं, आप उन्हें पागल बनाने की कोशिश ना करें। ठीक है भाई, बी फ्रैंक ना, मेरे साथ पूरे टाइम टीचर रहता है, मैं आपको बता सकता हूं। तो √6 में से √3 माइनस नहीं कर सकते, √ की वैल्यू अलग अलग है, माइनस होगा ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दो। अब निकालोगे आप D2 क्या करोगे, √9 माइनस √6। अब बच्चा क्या करेगा, जो बिलो एवरेज है वो देखो, 6 में से 3 माइनस करा, उसका आंसर √3 आया था, 9 में से 6 माइनस किया, फिर भी √3 आया, तो वो तो लिख देगा एपी है, जबकि एपी नहीं है। फिर वो आगे के 3 टर्म भी निकालेगा। वो यही तो चेक कर रहे हैं कि आपको आता ही नहीं आता बेटा, ये ना ये माइनस होगा ना ये माइनस होगा, माइनस हो ही नहीं सकता। इनके पेयर नहीं बन रहे ना इनके पेयर बन रहे, इसके बन भी रहे तो कोई फायदा नहीं क्योंकि इसके नहीं बन रहे, तो ये कुछ नहीं हो सकता। तो इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल लिख देंगे कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, कि D1 D2 इक्वल नहीं है, इसलिए एपी नहीं हो सकता, और यही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसे माइनस मत कर देना, √ के अंदर सेम वैल्यू होती है तो ही माइनस और प्लस होता है। जैसे √2 है और 2 √2 है, अब देखो √ के अंदर सेम वैल्यू है तो ये प्लस हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है। √ के अंदर सेम होना चाहिए तो ही प्लस माइनस होता है, √ के अंदर अलग अलग वैल्यू है तो प्लस माइनस नहीं होता है। ठीक है बेटा, चलिए 13 पार्ट हो गया। अब मैं आता हूं 14 पार्ट पे, तो 14 पार्ट चेक कर लेता हूं एक बार। 14 पार्ट आपके पास क्या है, 14 पार्ट देखिए, बहुत ध्यान से देखना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, इस टाइप का आपको ऑड नंबर के स्क्वायर दिए हुए। तो मैं लिख लेता हूं पहले इन सबके नंबर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ, इस टाइप के नंबर दिया हुआ। हमें पता करना एपी है या नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल, आप बिल्कुल अपने दिमाग को शांत रखो, सिंपल निकालो D1 कैसे निकालोगे, इसमें से माइनस करके। तो 3 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस करो, 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का स्क्वायर होता है 1, 9 में से 1 गया 8 बचा। D2 फाइंड करोगे तो कैसे फाइंड करोगे, फिर माइनस करोगे, तो 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस करोगे, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, भाई 25 में से 9 माइनस कर लोगे, 25 में से 9 माइनस करो तो 16 आपका बचेगा। अब साफ पता लग रहा है कि ये एपी नहीं है, अब आगे करने की जरूरत क्या है, एग्जैक्टली पता लग गया कि एपी नहीं है। D1 आपका 8 आ रहा है, D1 आपका 8 आ रहा है, D2 आपका 16 आ रहा है, दोनों इक्वल कहां है, नहीं है ना, तो आगे मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, and when D1 is not equal to D2 it is not a AP, या AP नहीं है, और अगर AP नहीं है तो आगे मुझे सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं है। सिंपल था क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन था। चलिए 15 पार्ट पे आते हैं, जो आपका लास्ट पार्ट है। बहुत सारे पार्ट थे, मैंने आपको सारे पार्ट कराए ताकि कोई बच्चा ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन नहीं आया तो वो पूछे नहीं।
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से आपको उसी फॉर्म में दिया हुआ 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। तो घबराना नहीं, बड़े आराम से नोट करेंगे, सॉल्व करके पता लग जाएगा। 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर एंड 73 एंड सो ऑन, इस टाइप का आपको नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले बिल्कुल टेंशन फ्री होकर D1 फाइंड करेंगे। D1 कैसे फाइंड करेंगे, तो माइनस करना पड़ेगा। 5 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस करूंगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, 1 का स्क्वायर होता है 1, 25 में से 1 गया आपका 24 बचेगा। अब आप D2 फाइंड करोगे। D2 कैसे फाइंड करोगे, आपको फिर माइनस करना पड़ेगा। 7 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करो। 7 का स्क्वायर होता है बेटा 49, 5 का स्क्वायर होता है बेटा 25, और 49 में से 25 माइनस करोगे फिर से 24। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर पता लग गया, D1 आपका 24 आ रहा है, D2 भी आपका 24 आ रहा है। और जब D1 और D2 दोनों इक्वल आ रहे हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ये AP है, बिकॉज D1 एंड D2 आर इक्वल, क्योंकि D1 एंड D2 दोनों इक्वल है। और जब डिफरेंस इक्वल आता है तो यस इट इज एन AP, ये AP की पहचान है। अब AP तो आ गया, अब AP आ गया तो आगे के 3 टर्म भी फाइंड करने पड़ेगे। तो चलिए आगे के 3 टर्म फाइंड करते हैं। तो आगे के 3 टर्म फाइंड करने के फॉर्मूले क्या बताए थे, एक 5th टर्म निकालो, एक 6th टर्म निकालो एंड एक 7th टर्म फाइंड करेंगे। तो 1 बाय 1 करके फाइंड करते हैं। नाउ द 5th टर्म इज a plus 4d, now the 6th term is a plus 5d, and now the 7th term is a plus 6d. now replace the value 1 by 1। अब एक एक करके हम वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। a क्या था, a था आपका 1 का स्क्वायर, है ना, यही था ना शायद, एक बार चेक कर लेते हैं। जी हाँ, चाहे तेज नहीं चलना चाहिए। a जो था वो 1 का स्क्वायर, इट मींस 1 प्लस 4 की जगह 4 आ जाएगा। d आपका बेटा 24 था, d की वैल्यू 24 आपने फाइंड किया था। 1 की जगह 1 प्लस मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, आपके पास 1 बचा, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, तो 97 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 97 आ गया। नाउ a की जगह फिर से 1 रखोगे, 5 की जगह 5 रखोगे, d की जगह 24 रखोगे। 1 प्लस मल्टीप्लाई करो बेटा, 5 4 जा 22 बच गया आपके पास, 5 2 जा 10 और 2 12, दोनों को ऐड करोगे 121 आएगा। नाउ द लास्ट पॉइंट इज ए आपका 1 था प्लस 6, डी आपका 24 आया था, 1 की जगह 1 आ जाएगा। 6 4 जा 24, आपके पास 2 बच गया। 6 2 जा 12, 12 में 2 ऐड कर दो, आपका 14, तो 145 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो हियर इज द कंप्लीट एक्सरसाइज कंप्लीटेड। ये आपका पूरा एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त होता है, खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये एपी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आज आपने सीखा है पहले एक्सरसाइज में। पहला एक्सरसाइज अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हो ना, बच्चे नॉर्मली बेटा क्या करते हैं हम लोग कि हम आगे बढ़ते हैं कि सर 5.2 में क्या है, 5.3 पे ध्यान देते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जिसने 5.1 बहुत अच्छे से कर लिया ना, एक एक क्वेश्चन को बहुत सीरियसली करके करे तो उसका बेसिक मजबूत हो जाता है। और जिस बिल्डिंग का बेस मजबूत होता है, बेसिक मजबूत होता है, उस पर आप कितने भी बिल्डिंग बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सभी बच्चों के हाथ जोड़ के विनती है बेटा कि 5.1 को पूरा टाइम दें, क्वेश्चन को बार बार समझें, ए क्या होता है, डी क्या होता है, टर्म कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये बेसिक जानकारी है। अगर ये आ गया तो आपको 5.2 करने में मजा आएगा, क्योंकि आपको बेसिक सारी बातें पता लग जाएगी। ठीक है बेटा, तो सबको नमस्ते, बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, अपना भी नाम रोशन करना, माँ बाप का भी नाम रोशन करना बेटा। ठीक है, बहुत मेहनत से पढ़ना हमें। ठीक है बेटा, बाय बाय।